अब इसके बाद एक टॉपिक है, ये वाइट में सही दिख रहा है या ब्लैक में सही दिखता है तुम्हें? वाइट में, ऐसे में, चलो। उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। राइटिंग समझ आती है या नहीं? आ जाती है? जहां पर समझ नहीं आएगा बता देना। उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन, इसका मतलब है ज्योग्राफिकल आधार पर उत्तराखंड को कैसे बांटा गया है। जैसे आपकी ये क्लास है, देखो आपकी क्लास है, अब इसको हम किस आधार पर बांट रहे हैं, देखो कहाँ ऊंचा क्षेत्र है, कहाँ निचला क्षेत्र है, इस आधार पर 3D टाइप से समझो आप इसको। मान लो पूरा उत्तराखंड है, ये जमीन वाला जो हिस्सा है पूरा उत्तराखंड है। अब इस उत्तराखंड में कहाँ ऊंचा हिस्सा है, कहाँ निचला हिस्सा है, कहाँ पे समतल है, कहाँ थोड़ा सा उबड़ खाबड़ वाला क्षेत्र है, कहाँ भाबर है, कहाँ कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र है, कहाँ नदियां हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं भौगोलिक विभाजन, मतलब ज्योग्राफिकल आधार पर किस कैसे बांटा गया है इस क्षेत्र को। ठीक है, कहीं पे पर्वत होंगे, कहीं पठार होंगे, कहीं पठार तो है नहीं, यहाँ पर्वत होंगे, कहीं पे दर्रे वगैरह होंगे, पास होंगे, कहीं नदियां होंगी, कहीं भाबर होगा, कहीं दो पर्वतों के बीच में घाटियां होंगी, ऐसा क्षेत्र हम पढ़ेंगे। तो भौगोलिक आधार पर इसको 8 भागों में बांटा गया है। अभी लिखना कुछ नहीं है, समझो पहले, ये टॉपिक पूरा समझने वाला है। अगर समझ आ जाएगा, लोक सेवा आयोग यहाँ से बहुत प्रश्न बनाता है, मैं बताऊंगा कि कौन सा प्रश्न बार बार आता है आपके एग्जाम में। यहाँ से उत्तराखंड को भौगोलिक आधार पर 8 भागों में बांटा गया है। अब वो 8 भाग कौन कौन से हैं, हम उत्तर से दक्षिण की ओर पढ़ेंगे, नॉर्थ से साउथ की ओर, एक क्रम में। ऐसा नहीं कि एक उत्तर का भाग पढ़ लिया फिर दक्षिण में आ गए। कई बार आयोग ये पूछ लेता है इसके साउथ में क्या है, इसके नॉर्थ में क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो 8 भागों में बांटा गया है। अब आप इसको मान लो उत्तराखंड, 3D टाइप से इसको समझना कि 8 कौन कौन से वो भाग है। सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर जब आप चमोली जाते हैं, चमोली से ऊपर बहुत सारे लोग केदारनाथ गए होंगे। तुम में से कोई केदारनाथ गया? केदारनाथ कौन गया है? केदारनाथ में क्या देखा आसपास, पहाड़ या पर्वत? पर्वत, ठीक है। वैसे नॉर्मल उसमें पहाड़ बोलते हैं हम, लेकिन पहाड़ और पर्वत में दोनों में अंतर है। ठीक है, पहाड़ी पर्वत, पर्वत जो होते हैं बहुत खड़े रहते हैं और उनका शीर्ष जो है नुकीला रहता है, ऊंचाई ज्यादा रहती है। पहाड़ियां, जैसे मसूरी एक पहाड़ी है, तो मसूरी पहाड़ी है तो इसका ऊपर वाला हिस्सा ये ज्यादा नुकीला नहीं रहेगा, ऊंचाई कम रहेगी, तो नॉर्मल उसमें हम पहाड़ियां ही बोल देते हैं। पर्वत है यहाँ बहुत सारे, कई पर्वत श्रृंखलाएं हैं, चारों तरफ पर्वतों के ऊपर क्या पड़ी है, बर्फ पड़ी हुई है। और ये पर्वत आप देखोगे चारों तरफ पर्वत है, और इन पर्वतों पर हिमाच्छादित ये पर्वत है, बर्फ पड़ी हुई है, और हर जगह बिल्कुल ठंडा स्थान है। आपने यही देखा होगा, यहाँ केदारनाथ धाम है हमारा। तो सबसे ऊपर क्या है, पर्वत श्रृंखलाएं हैं। और उससे नीचे आते हैं, तो उससे नीचे आते हैं तो पहाड़ियां होती हैं यहाँ। फिर है पहाड़ियां, पर्वत, और उसके बाद है पहाड़ियां। बनाना कुछ नहीं है, अभी समझ लो थोड़ा। पर्वत है, पहाड़ियां हैं। फिर उसके बाद ये पहाड़ियां कौन कौन सी हैं, जैसे आगे मसूरी की पहाड़ी, चक्राता बहुत सारे लोग गए होंगे। मसूरी से थोड़ा आगे जाते हैं, नाग टिब्बा है, नाग टिब्बा ये वाली पहाड़ी। ठीक है, मसूरी, चक्राता, नाग टिब्बा। और इधर आते हैं थोड़ा सा दूर, दूधा तोली आता है एक, ये भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इसके अलावा रानी खेत, रानी खेत है, रानी खेत बहुत सुंदर स्थान है, कौन से जिले में, अल्मोड़ा में। ठीक है, उसके बाद आता है नैनीताल, नैनीताल बहुत सारे लोग गए होंगे। ताल तो नीचे है और चारों तरफ 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, नैना पीक सबसे ऊंची पहाड़ी है, चाइना पीक भी उसको बोलते हैं या नैना पीक बोलते हैं। तो चाइना पीक से बोलते थे कि चाइना दिखाई देता है, नैनीताल जब आप जाओगे दिखाई तो नहीं देता, वैसे ऊंचा स्थान है तो इसलिए बोलते हैं चाइना दिखाई देता है, चाइना पीक उसका नाम रखा है। और नैनीताल भी इस हिस्से में आता है। तो ये वाला हिस्सा, अब समझना इसमें, जो ये पहाड़ पर्वत है, पर्वतों के आगे वाला हिस्सा मान के चलो ये पर्वत है, पर्वतों के बाद वाला हिस्सा ट्रांस हिमालय कहलाता है। जैसे अगर आप भारत के मैप में देखोगे, भारत के मैप में आपको सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? ट्रांस हिमालय।
ज्योग्राफी पढ़ ली आपने? नहीं पढ़ी अभी? तो ट्रांस हिमालय में कई पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसे काराकोरम श्रृंखला, लद्दाख श्रृंखला, जास्कर श्रृंखला। मतलब जैसे ट्रांस हिमालय तो बहुत बड़ा हिमालय है, ये पूरा ट्रांस हिमालय है, आगे तक फैला है। अब इसमें बहुत सारे पर्वत होंगे तो एक श्रृंखला बनाकर चलते हैं पर्वत, मतलब एक ऐसी श्रृंखला बनाकर चलेंगे। तो सबसे ऊपर काराकोरम है, काराकोरम, उसके बाद है लद्दाख श्रृंखला, उसके बाद है जास्कर श्रृंखला, जास्कर। तो इसका जो जास्कर वाला भाग है ये उत्तराखंड तक फैला है। कैसे? यहाँ पे है उत्तराखंड, आप इसको मान लो यहाँ उत्तराखंड है, ये है उत्तराखंड। तो ये जास्कर वाला हिस्सा उत्तराखंड के उत्तर तक आ रहा है ना। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसके पार वाला हिस्सा, ट्रांस मतलब होता है पार, हिमालय के पार वाला हिस्सा जो है ट्रांस हिमालय है। तो सबसे ऊपर क्या आ जाएगा, इन पर्वतों के पार वाला जो हिस्सा है, तिब्बतन हिमालय भी बोलते हैं उसको, ट्रांस हिमालय को तिब्बतन हिमालय, पार का हिमालय, क्योंकि ये ज्यादातर तिब्बत में फैला है। उत्तराखंड में, उत्तराखंड के उत्तर के जो 3 जिले पढ़े थे ना आपने, कौन कौन से? पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। इन 3 जिलों के ऊपर वाले हिस्से जहां पर पास है, उन हिस्सों में दिखाई देता है ट्रांस हिमालय। और उत्तराखंड में इसकी कौन सी श्रृंखला है? जास्कर वाली, क्योंकि सबसे लास्ट में तो जास्कर ही आएगी, काराकोरम तो नहीं होगी। काराकोरम उत्तर में है, जैसे आप लद्दाख से ऊपर जाएंगे ट्रांस हिमालय तो होगा, वहां काराकोरम श्रृंखला होगी, फिर उसके बाद दूसरी श्रृंखला लद्दाख, उसके बाद जास्कर। तो जास्कर वाली श्रृंखला उत्तराखंड तक फैली है। उत्तराखंड के 3 जिलों में मैंने बता दिया आपको, पिथौरागढ़ जिला था एक चमोली जिला था, एक उत्तरकाशी जिला था। इन 3 जिलों के जो दर्रे हैं, पास है, दर्रे, स्थानीय भाषा में इसको धुरा बोलते हैं, धुरा। वैसे तो दर्रे बोला जाता है, जैसे आप स्थानीय भाषा में पढ़ोगे इसको धुर्रा बोलेंगे, बाकी पास बोलते हैं इसे, इंग्लिश में पास, हिंदी में दर्रे, स्थानीय लोग इसको धुर्रा बोलते हैं। आप जब स्थानीय लैंग्वेज में जाओगे तो जो पर्वतों के ऊंचे वाला हिस्सा होता है धुर्रा होता है। इनसे क्या होता था? इन दर्रों से व्यापार होता था। भोटिया जनजाति के लोग यहाँ रहते हैं और इन दर्रों से व्यापार करते थे। अब इनसे ही व्यापार क्यों होता था? यहीं से रास्ते क्यों थे? आप ऐसा मान लो, जैसे एक पर्वत ये है, एक पर्वत ये है, पार जाना है आपने, पार कहाँ से जाओगे? पर्वतों के बीच से तो पार करोगे, या ऐसा करोगे यहाँ से ऊपर चढ़ गए पहले पर्वत में, फिर नीचे आए पर्वत से, फिर पार कर लिया, पर्वत से नीचे धड़ाम गिर गए कहीं, पाँव फिसल गया, ठीक है, जो पाँव है आपका रट गया, बस कहानी खत्म। तो कहाँ से जाओगे? दर्रों से जाओगे। व्यापार किससे होता था? दर्रों से, रास्ते होते थे और इन रास्तों से ही व्यापार होता है। जहां संकरा रास्ता होगा वहीं से तो आदमी जाएगा। तो ट्रांस हिमालय यहाँ फैला है। अब ध्यान रखना, जो ट्रांस हिमालय है यहाँ पे बारिश कम होती है। बारिश कम कैसे होती है इसको मैं बताऊंगा आपको। जैसे मैंने बताया ये पर्वत खड़े हैं, पहाड़ी पर्वत खड़े हैं आगे, और बादल बने, बादल इनसे टकराए, टकराने के बाद वर्षा तो होगी। जैसे आप इसको मान लो, बादल यहाँ से टकराए इस साइड, बारिश कहाँ होगी? नीचे या इधर? इस साइड होगी या इधर? इधर होगी ना, इस साइड। तो आगे पर्वत खड़े हैं, इनमें बादल टकराने के बाद इस साइड तो बारिश हो जाएगी। मैंने बताया ट्रांस हिमालय इन पर्वतों के पार है, इन पर्वतों के पार है, तो दूसरी ओर सूखा क्षेत्र बच जाएगा, वहां बिल्कुल बारिश होगी नहीं। हिमालय क्षेत्र में बारिश होने के कारण आगे हिमालय रोक देता है, उन हवाओं को रोकता है, तो उसके बाद बारिश के रूप में नीचे ज्यादा बारिश होती है उत्तराखंड में। तो यहाँ बारिश इस क्षेत्र में तो ज्यादा होगी, ट्रांस हिमालय है, इस पर्वत के अगर यहाँ बादल टकराएंगे नीचे बारिश होगी, इसके पार वाला ये वाला हिस्सा बारिश के बिना रह जाएगा। वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं उसे, यानी कि वो छाया टाइप का बन जाता है, वहां बारिश नहीं होती। अब बताओ, जहां बारिश नहीं होगी वहां दलदली भूमि होगी या मरुभूमि होगी? वेटलैंड टाइप, वो वेटलैंड होगा या ऐसा क्षेत्र होगा मरुस्थल वाला, मरुस्थल वगैरह, जहां पे जैसे रेगिस्तान है, रेगिस्तान की तरह क्षेत्र होगा। आपने बहुत बार वीडियो तो देखी होगी लद्दाख की, लद्दाख में चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, बहुत चौड़ी, और उसमें बुलेट पे किसी को कोई जा रहा है और पीछे बैठा रखी है लड़की, और उसके बाद घूम रहा है, वहां हरा भरा क्षेत्र भी नहीं है, लेकिन चौड़ी सड़कें हैं, ट्रैफिक है नहीं, लोग घूमने जा रहे हैं वहां।
सुंदर क्षेत्र, चारों तरफ कैसा क्षेत्र दिखाई देता है वहां, वीडियो देखा होगा, हरियाली क्षेत्र या सूखा, सूखा क्षेत्र। आपने देखा होगा ऐसा रेत टाइप की दिखाई देती है चारों तरफ, तो ऐसे स्थान पर भी वृष्टि छाया प्रदेश पड़ जाता है, यानी कि बारिश वहां होती नहीं है। जहां बारिश नहीं होगी, आप देहरादून में देखो गर्मियों में अगर 1 साल तक बारिश ना हो, क्या बन जाएगी यहाँ की मिट्टी, रेत बन जाएगी। मिट्टी में जब बारिश होती है, नमी होती है, उसके कारण वो रेत नहीं बनती। अगर वहां बारिश ही नहीं होगी, रेत बनने का कारण वही है। ऐसे इन क्षेत्रों में वृष्टि छाया प्रदेश है। और ये क्षेत्र कौन से हैं, नेलंग घाटी आपने पढ़ा होगा, बहुत जगह उत्तराखंड की नेलंग घाटी है। माणा सुना, माणा, उत्तराखंड में एक स्थान है माणा, ये भी क्षेत्र ट्रांस हिमालय क्षेत्र में आता है। माणा भारत का प्रथम गांव इसको कहा जाता है। मोदी जी ने कहा कि यहीं से शुरू कर लो गांव का नाम, पहले भारत का अंतिम गांव था, अब इसको भारत का पहला गांव बना दिया। जब बद्रीनाथ से आप ऊपर जाते हैं तो माणा पड़ता है। तो ऐसी लद्दाख वगैरह ये क्षेत्र उत्तराखंड के माणा और नेलंग घाटी इत्यादि जो घाटियां हैं, ये ट्रांस हिमालय में आती है। तो सबसे ऊपर क्या पढ़ा आपने, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में है क्या, ट्रांस हिमालय में दर्रे वगैरह हैं, पास हैं, और सबसे ऊपर का क्षेत्र है। कितने जिलों में फैला है, 3 जिलों में, ठीक है। मरुस्थल वाला क्षेत्र है और बहुत जगह नमी की कमी है। अब घास वगैरह नहीं होगी तो कैसे पौधे उगेंगे, कांटे वाले या बड़े चौड़ी पत्ती वाले, कांटे वाले। ऐसे पौधे जैसे रेगिस्तान में उगते हैं, उन पौधों को पानी नहीं मिलेगा तो उनकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं, नीचे से भोजन प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे झाड़ी नुमा पौधे, काई वाले पौधे, शैवाल वगैरह, इस तरह के लाइकेन वगैरह ऐसे पौधे वहां पे मिलते हैं आपको, ठीक है। चलो, अब इसके बाद दूसरे स्थान पर, तो पहला स्थान तो आपने ट्रांस हिमालय देख लिया, दूसरे स्थान पर हमने ग्रेटर हिमालय या उसी को महान हिमालय भी कहते हैं, ग्रेटर हिमालय, ट्रांस हिमालय दूसरे क्रम में, ग्रेटर या महान हिमालय, इसी को उच्च हिमालय, हिंदी वाले समझना, इंग्लिश में तो ग्रेटर हिमालय, हिंदी में है महान, ग्रेटर मतलब महान, या महान को ही लोग बोल देते हैं उच्च, इसी को बोल देते हैं उच्च हिमालय। उच्च को ही आपने हिंदी में पढ़ोगे बृहद, बृहद मतलब बड़ा होता है या छोटा, बड़ा होता है, बृहद मतलब बड़ा। उच्च हिमालय, बृहद हिमालय, महान हिमालय सब एक के ही नाम है। ग्रेटर हिमालय, तो इस हिमालय का नाम है ग्रेटर हिमालय। अब ग्रेटर हिमालय में, उच्च हिमालय में है क्या, जब देखो हिमालय 3 ही है वैसे, ट्रांस हिमालय तो पहले का क्षेत्र है, जब हिमालय बना उससे पहले का क्षेत्र है। महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय, और उसके बाद शिवालिक हिमालय, 3 ही हिमालय है। अब हिमालय बना कैसे, थोड़ा सा इसको समझ लो। देखो हिमालय, क्योंकि उत्तराखंड का अधिकतर हिस्सा हिमालय है तो इसको समझना जरूरी है। ज्योग्राफी में आप बहुत डिटेल से उसको समझोगे, अभी शॉर्ट में समझ लो। आपने पहले ये पढ़ा होगा कि जब पृथ्वी बनी थी तो एक ही हिस्सा था ये पृथ्वी, इसको क्या कहते थे, पैंजिया इसको कहा जाता था। और बाद में आपने देखा कि ये 2 हिस्सों में टूट जाता है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाया, अंगारा लैंड कहलाया, और नीचे वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड कहलाया। ये 2 हिस्से बने, ठीक है, 2 हिस्सों में टूटा था। जब 2 हिस्सों में टूटा, फिर उसके बाद इस वाले हिस्से से, जो आपने अफ्रीका का हिस्सा देखा है, वहां से भारत का हिस्सा टूटकर आगे बढ़ा, तो भारत का इतना ही हिस्सा था। और ऊपर आप देख रहे हैं कि अंगारा लैंड पहले से मौजूद है, और भारत का ये वाला हिस्सा, भारत का ये वाला हिस्सा यहां से टूटकर जाता है, इतना हिस्सा। अफ्रीका जो देश है, अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका से टूटकर आगे की तरफ बढ़ा, और आगे बढ़ते बढ़ते ये हिस्सा एक टाइम पर यहाँ तक पहुंच गया, फिर आगे बढ़ा, यहाँ पहुंच गया। अब देखो यहाँ क्या होता था, अंगारा लैंड में भी बारिश वगैरह होती होगी, जलवायु ऐसी ही थी, और बारिश होने के बाद पानी आएगा, तो पानी यहाँ पे एक समुद्र बन गया था, जिसको टेथिस सागर कहते थे। कौन सा सागर, टेथिस सागर। बचपन से तुमने पढ़ा होगा हिमालय का निर्माण टेथिस सागर से हुआ है। और टेथिस सागर एक सागर था, अंगारा लैंड में बारिश वगैरह होती होगी, यहाँ से नीचे मैंने इस हिस्से को उधर की साइड बना दिया, यही हिस्सा है। तो अंगारा लैंड से बारिश होने के बाद नीचे कहीं समुद्र होगा, जैसे अभी हिंद महासागर वगैरह, अरब सागर, ये सागर है भारत के दक्षिण में, पानी कहीं ना कहीं तो जाता है ना, गिरता है। तो ऐसे ही यहाँ पे इस सागर में गिरता था। अब ये हिस्सा आगे की तरफ बढ़ते गया, बढ़ते गया, एक समय ऐसा आया,
अगर आप यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो दीवार से कभी ना कभी टकराएंगे, ठीक है। ऐसे एक समय ऐसा आया यहाँ, तो ये हिस्सा इस हिस्से से टकरा गया। अब टकराया तो बीच में है सागर, कौन सा सागर है, पानी है इसमें, टेथिस सागर। टेथिस सागर का जल इधर उधर बिखरा। जल में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, यहाँ पे जीव भी होंगे, जल में बहुत सारे जीव जंतु होंगे, ठीक है। और मलबा भी होगा, यहाँ पे जल के अंदर बहुत सारा मलबा होगा, गाद वगैरह नदियां आकर लाती है, मिट्टी होगी, बहुत सारी कंकड़ पत्थर वगैरह होंगे। जब ये हिस्सा टकराया, पानी तो इधर उधर बिखर गया। आप ऐसा मान लो कि ये कठोर हिस्सा है कोई, इसको हम आगे की तरफ धकेल रहे हैं, बीच में पानी रख दिया आपने, पानी का तालाब जैसा है, वो पानी कहाँ जाएगा जब इसको धकेलते हुए ले जाओगे। उससे आगे वाला हिस्सा ठोस हिस्सा है, बीच में पानी है और ये भी ठोस हिस्सा है। जब ये टकराएगा, टकराने के बाद क्या होगा, ये जल बिखर जाएगा, उधर उधर चला जाएगा। इसमें जो मिट्टी वगैरह होगी वो ऊपर की तरफ उड़ गई और उससे क्या बन गया, विशाल हिमालय बन गया। और हिमालय बना तो इससे जुड़ गया, ये इस वाले हिस्से से जुड़ गया, जुड़ने के बाद वही हिमालय है। पहली बार में, जब पहली बार कोई भयानक टक्कर होती है तो मिट्टी भी ज्यादा होगी, ऊंचे ऊंचे पर्वत बन गए। दूसरी बार और टकराया, फिर पहाड़ियां बन गई। तीसरी बार और टकराया, पहाड़ियां बन गई, अभी भी हिमालय बन रहा है। तो ऐसे ही बना है। ये वाला तो बना ग्रेटर हिमालय, फिर दोबारा टकराया, मध्य हिमालय बना, मिडिल हिमालय, आज फिर शिवालय हिमालय, ये तीन ही बने। ट्रांस कहां से आ गया, ट्रांस वाला भाग है ये वाला, ये पहले से मौजूद है, ये भी तो मिट्टी है। ये अंगारा लैंड क्या है, मिट्टी का ही तो हिस्सा है। ये वाला जो हिस्सा था ये क्या बन गया, ट्रांस हिमालय, पहाड़ का हिमालय बन गया। तो सबसे ज्यादा ऊंचाई किस हिमालय की होगी, ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय सबसे ज्यादा ऊंचा है और उत्तराखंड में ग्रेटर हिमालय की ऊंचाई 7,817 मीटर है। और नंदा देवी पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है उत्तराखंड का, ठीक है। आयोग ने क्वेश्चन बनाया, नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई 7,816 मीटर ऐसे दिया था आयोग ने। एनसीईआरटी इसको मानती है 16। आप इस वाले को याद करके जाना, इसके नजदीक जो होगा उसको आंसर लगा के आओगे। तो नंदा देवी पर्वत पूछा गया है, लोक सेवा आयोग ने ही क्वेश्चन पूछा, क्योंकि उसने ऑप्शन में 7,817 नहीं दिया, 7817 आपने याद करना है। नंदा देवी पर्वत, नंदा देवी भी दो हैं, पश्चिमी और पूर्वी, ईस्ट और वेस्ट, तो नंदा देवी पश्चिमी वाला है। अब देखो यहाँ पे तीन हिमालय बन गए, इसी तरह से हमने पढ़ना है। भारत के उत्तर में जुड़ गया तो आपने देखा फिर भारत का उत्तरी हिस्सा इस तरह से जुड़ गया है, और इस तरह से जब जुड़ा तो इसी में आप देखोगे कि उत्तराखंड का हिस्सा भी, उत्तराखंड यहाँ पे इस क्षेत्र में है, तो यहाँ से जो पर्वत श्रृंखलाएं बनी, महान हिमालय। अब देखो यहाँ पे अगर आप समझोगे तब आपको समझ आएगा, ये वाला हिमालय महान हिमालय बना, फिर उसके बाद यहाँ देखोगे मध्य हिमालय बना, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय, ऐसे तीन हिमालय फैले हैं उत्तराखंड में। ये आपने जो इस तरह से देखा है ये उत्तराखंड है, यहाँ भी तो फैला है, हमने उत्तराखंड में पढ़ना है, भारत में और जगह भी तो फैला है हिमालय। हिमालय तो आगे तक जाएगा यहाँ तक, यहाँ से फिर नीचे की तरफ भी मुड़ता है ऐसे, ठीक है, वो सब आपने देखना है। लेकिन उत्तराखंड में आप देखोगे सबसे ऊपर क्या है, ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और उसके बाद शिवालिक हिमालय, ये तीन हिमालय है मुख्य। ट्रांस पहले से ही मौजूद था, तीन बने बाद में। अब इन तीनों में क्या क्या है, कितने जिलों में फैला है और इनमें क्या क्या है, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। आपने देखा ट्रांस हिमालय में पास थे, पास वगैरह देखे ना, और क्या था, बारिश कम होती है, मरुस्थल जैसा क्षेत्र है, रेतीला क्षेत्र है, झाड़ियां वगैरह मिलती हैं और बड़े बड़े पेड़ पौधे नहीं होते, ठीक है, घास कई जगह, सूखा क्षेत्र है, लद्दाख वगैरह देखा आपने। तो ऐसे ही आपने ध्यान रखना है, इस तरह से हिमालय बना है। अब आप आसानी से समझ जाएंगे हिमालय कैसे बना और ये तीन क्षेत्र कैसे बने। अब इसी में देखो, यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं दूसरा क्षेत्र है, सबसे ऊपर देखा आपने ट्रांस हिमालय, इसको क्रम से याद करेंगे। फिर उसके बाद महान हिमालय पढ़ा, ग्रेटर हिमालय, ट्रांस को तो ट्रांस ही बोलते हैं, और ग्रेटर हिमालय हो गया। ये जो नाग टिब्बा वगैरह है ना, ये मिडिल हिमालय आज क्या है, मध्य हिमालय, ठीक है। अब ऐसा ही एक क्षेत्र और बनेगा, यहाँ पे देखो इस ऐसा ही क्षेत्र बनेगा और उसको बोलते हैं शिवालिक हिमालय। ये वाली जो पहाड़ियां हैं ये है शिवालिक रेंज की, शिवालिक, शिवालिक हिमालय, ठीक है।
आउटर हिमालय भी इसको कहते हैं, सबसे आउट में है, आउटर बाह्य हिमालय, ठीक है, आउटर भी कहा जाता है इसको, क्योंकि सबसे लास्ट में है, यहाँ से शुरू होता है तो लास्ट में है, इसके बाद हिमालय खत्म, 3 हिमालय हैं। क्या क्या पढ़ा आपने? पहले नंबर पर ट्रांस हिमालय, दूसरे स्थान पर ग्रेटर हिमालय, तीसरे स्थान पर मध्य हिमालय, चौथे स्थान पर शिवालिक हिमालय, 5वें 6ठे 7वां 8वां पढ़ना है, 5 6 7 8, अभी 4 स्थान पढ़ ली, याद हो गया ना, रटना नहीं है। अरे कैसे याद नहीं होगा, ये अभी आपने पूरा पढ़ा है। सबसे ऊपर क्या बताया मैंने? ट्रांस हिमालय बताया, कैसे हुआ? वो हिमालय से हिमालय बनने से पहले का हिमालय है। फिर पढ़ा आपने ग्रेटर, जब पहली बार टकराए दो प्लेटें आपस में, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड आपस में टकराए, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ये आपस में जब टकराए, टेथिस सागर था, उसका मलबा आपस में जुड़ गया, ये वाला जो हिस्सा है नीचे की तरफ घुस गया यहाँ। अब जब आपस में टकराएंगे, कोई हिस्सा दबाव पड़ेगा तो नीचे की तरफ जाएगा प्लेट, तो ये जो हिस्सा नीचे की तरफ गया, यहाँ से क्या हुआ, नीचे से पृथ्वी के अंदर क्या है, इसके अंदर मलबा वगैरह है और गर्म तरल पदार्थ है, वो बाहर की तरफ निकल गया। बाहर निकलने से आप देखते हैं कि हिमालय में गर्म पानी के गीजर मिलते हैं, कुंड मिलते हैं। गर्म कुंड कैसे मिलते हैं हिमालय में? इसके पीछे थ्योरी है एक। जैसे आप ये देखते हैं, यमुनोत्री गए होंगे बहुत सारे लोग, यमुनोत्री, गंगोत्री गए होंगे, चलो पहला उदाहरण है यमुनोत्री। यमुनोत्री में जब जाओगे आप, एक कुंड मिलता है यहाँ पे, सूर्य कुंड। कौन सा कुंड? सूर्य। कैसे पानी का होगा? सूर्य कैसा होता है, गर्म ठंडा? कैसे पानी का है? गर्म पानी का या ठंडे पानी का? चारों तरफ यमुनोत्री में बर्फ पड़ी है, ठंडा क्षेत्र है, वहां एक चाय की गिलास भी चाय डालोगे, 2 मिनट तक नहीं पिया तो ठंडा हो जाएगा पूरा, जैकेट पहनकर जा रहे हो, और बीच में ऐसा एक कुंड दिखाई दे रहा है जो गर्म पानी का है, उबलते हुए पानी का है, चारों तरफ बर्फ पड़ी है, एक उबलते हुए पानी का कुंड है। इसके पीछे क्या थ्योरी है? धार्मिक दृष्टि से तो ये थ्योरी है कि भगवान की कृपा है। अब आप तो थोड़ा वैज्ञानिक वाले होंगे, भगवान की कृपा कौन मानेगा? जो धार्मिक दृष्टि से जाता है वो व्यक्ति सोचेगा कि यमुनोत्री ऐसा क्षेत्र, चारों तरफ बड़ी बर्फ पड़ी है, यमुनोत्री माता की कृपा से या भगवान की कृपा से ऐसा क्षेत्र है जहां पानी उबल रहा है। कौन उसको उबाल रहा है वहां पे पानी को? तो ये भूगर्भीय ऊर्जा, आप यहाँ से जो पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा निकल रही है, ये ऊर्जा पहले निकली हुई है, उसके ऊपर मिट्टी पड़ी हुई है और वो मिट्टी गर्म हो रही है और उसके ऊपर पानी अटका हुआ है, तो वो पानी गर्म हो रहा है नीचे से। तो यहाँ पे जब ऐसे टक्कर हुई तो ज्वालामुखी उद्गार हो गया। ज्वालामुखी जब बाहर की तरफ निकली, पूरी बाहर नहीं निकली ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी के कारण ही वो मिट्टी गर्म हो रही है, ऐसा समझ लो। 2 पर्वत हैं ऐसे, यहाँ मिट्टी मिट्टी इकट्ठा होगी, नीचे से भूगर्भीय ऊर्जा आ रही है, उस मिट्टी को गर्म कर रही है, यहाँ बारिश हुई, बारिश होने से इसमें पानी अटक गया, कुंड बन गया, एक तालाब बन गया, वो पानी गर्म हो रहा है, नीचे से तो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है और गर्म हो रहा है तो उबल रहा है। लोग यहाँ पे इस कुंड में आलू डालते हैं, आलू डाला लोगों ने, सोना निकल कर नहीं आया, क्या आएगा? प्रसाद बनकर आएगा। आलू से प्रसाद बनकर आएगा यहाँ पे, सोना नहीं, सोना तो राहुल गांधी वाला है। आलू डालोगे क्या निकलेगा? सोना। सोना या क्या निकलेगा? सोना नहीं, यहाँ से आलू डालोगे प्रसाद बनकर आ जाएगा, चावल डालोगे पककर आ जाएंगे। लोग यहाँ पे डालते हैं, रुमाल में लोगों ने आलू बांधे, चावल बांधे, कुंड में डाल दिए और उसका क्या बन गया? प्रसाद बन गया। अब हिमालय में ऐसे कुंड बहुत जगह हैं। अब लोगों ने, यमुनोत्री में तो नहीं कर सकते ऐसा, जैसे और जंगलों में कहीं गर्म पानी का कुंड है, लोग यहाँ पे क्या ले जा रहे हैं? अंडे। अंडे क्यों ले जा रहे होंगे? अंडे ले गए और बोतल पकड़ी, पिकनिक मनाने चले गए और वहां अंडे डाले और अंडे थोड़ा मसाला मसाला लगा के खा लिए। अब ऐसे कुंडों में ऐसा यूज कर रहे हैं, मतलब कोई ऊर्जा तो है नहीं वहां पे, चलो एक थोड़ा बहुत अंडे ले जाते हैं 2 4 और वहां पे कुंड में डाला, पक गए। यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ क्योंकि धार्मिक दृष्टि से उसका महत्व है। तो हिमालय में जैसे आप बयां ताल है, एक उबलता हुआ पानी का ताल है, ऐसे ही बहुत कुंड हैं जो उबलते हुए हैं। अब इसके पीछे यही थ्योरी है कि नीचे से वो पानी गर्म होता है, इस भूगर्भीय ऊर्जा के कारण, अंदर से जब पानी गर्म होने के कारण ये गीजर मिलते हैं, यहाँ पे गर्म पानी के कुंड मिलते हैं। अब एक थ्योरी ध्यान रखना, यहाँ पे महान हिमालय और मध्य हिमालय जब ये बन रहा था, इन दोनों जगहों पर बनते समय, जब मैंने बताया कि ये दोनों प्लेटें आपस में टकराई, ये वाली प्लेट है नीचे चली गई, जब नीचे गई
यहाँ से ज्वालामुखी का लावा आया, तो यहाँ जितने भी समुद्र में जीव होंगे वो जलकर क्या बन गए, पकौड़ी बन गए सारे। अरे मछलियां वगैरह होंगी, क्या बन गई, पकौड़ी, सारी जल गई। आग में क्या होगा, जैसे ज्वालामुखी जहां से निकलती है उस जगह पर लावा ही लावा आपको दिखाई देता है, गर्म लावा दिखाई देता है, बहता हुआ पानी की तरह तरल बहता है। उसके आगे कुछ भी आ जाए, उसके आगे पत्थर आ जाए, लोहा आ जाए, सब पिघल जाएगा, सब तरल अवस्था में हो जाएगा। क्या वहां जीवाश्म मिल सकता है, जीवाश्म नहीं मिलेगा। जीवाश्म क्या होता है, जीवाश्म मतलब है किसी जीव का अंश। जैसे मान के चलो मछली है और वो दब गई, उसके बाद जीवाश्म ईंधन निकलता है, बहुत तरह के तेल वगैरह ये सारी चीजें उससे निकलती हैं। वो तो तब निकलेंगे ना जब कोई जीव मिट्टी में दब गया, दबने के बाद उससे गैस वगैरह निकली और उससे जीवाश्म ईंधन निकलेगा। यहाँ तो ऐसा हुआ ही नहीं। हम जीवाश्म ईंधन की दृष्टि से संपन्न होते अगर यहाँ पे क्या होता, जीवाश्म ईंधन मिलता। तो क्वेश्चन बनेगा, हिमालय में जीवाश्म मिलते हैं या नहीं। दो हिमालय में जीवाश्म का अभाव है उत्तराखंड में, ध्यान रखना। यहाँ कौन से हिमालय में, ग्रेटर हिमालय और मध्य हिमालय में। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन लॉजिक होना चाहिए आपके पास कि क्यों होता है ऐसा, कारण उसके पीछे क्या है। कारण ये है क्योंकि यहाँ अंदर का लावा बाहर निकल गया। समुद्र में तो जीव होंगे ना, वो तो दब जाते मिट्टी से। जब हिमालय बना, समुद्र की मिट्टी ऊपर आ गई तो जीव तो नीचे दब जाते, लेकिन वहां पे क्या हुआ, वहां पे वो लावा बाहर निकल गया, उससे जो जीव थे वो जल गए, जलकर राख हो गए। राख जहां होती है वहां पे कुछ नहीं मिलता है। ध्यान रखना, जैसे जहां भी ज्वालामुखी उद्गार होता है वहां कोई जीवाश्म नहीं मिलता है, जीवाश्म ईंधन नहीं प्राप्त होगा। पूर्वोत्तर भारत की ओर वहां ऐसे टकराया नहीं, तो वहां आप देखते हैं यहाँ पूर्वोत्तर असम वगैरह क्षेत्रों में बहुत सारा तेल वगैरह निकलता है बहुत। उत्तराखंड में देखा कोई तेल का साधन, तेल निकलता हो या कोई पेट्रोलियम पदार्थ वगैरह निकलता हो, कुछ नहीं, यहाँ निकलता ही नहीं। थोड़ा बहुत जीवाश्म शिवालिक हिमालय में मिलते हैं। महान हिमालय में क्या देखा, पर्वत है, पर्वतों में क्या पड़ी है, बर्फ पड़ी है। बर्फ पड़ी है तो ग्लेशियर बन जाते हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर। ग्लेशियर टूटते हैं, आपदा आती है। ग्लेशियरों को हिमखंड या ग्लेशियर कहते हैं, इसलिए इस हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है। इसी हिमालय को हिमाद्री कहते हैं। क्यों कहते होंगे, हिम प्लस आद्री मतलब हिमालय में हिम से ढका हुआ है, बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए हिमाद्री कहते हैं। ठीक है, और क्या है, ग्लेशियर है। अब ग्लेशियर पिघलते हैं तो क्या निकलती है उनसे, नदियां। बहुत सारी नदियां निकलेंगी यहाँ से ग्लेशियरों से। और ये नदियां क्या होती हैं, जिनमें सदैव जल होता है या सूख जाता है, हमेशा जल होता है। ग्लेशियर वाली नदियों में हमेशा जल होता है। जितनी गर्मी पड़ेगी उतना ज्यादा पानी बढ़ेगा, उतना ठंडा पानी आएगा। ऋषिकेश गए होंगे, गर्मियों में देखा होगा पानी और ठंडा और मटमैला पानी। तो यहाँ ग्लेशियर पिघलते रहते हैं, पानी आता है। गंगा नदी है, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी है, यमुना नदी है, ये सारे बहुत सारे ग्लेशियर से निकलने वाली नदियां हैं। इसके बाद नदियों वाला टॉपिक आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ग्लेशियरों से नदियां निकलती हैं। क्या नदियां सिर्फ ग्लेशियर से निकलती हैं, और जगह से भी, और जगह से भी तो निकलती हैं। जैसे यहाँ ये रिस्पना नदी है, कहीं ग्लेशियर से थोड़ी आ रही है। नाले हैं, घर के नाले वगैरह लोगों ने डाल दिए, उन नालों से बन रही है। कौन से ग्लेशियर से आ रही है, यहाँ मसूरी से आगे हिस्से से आती है वो, लेकिन लोगों ने इतना मटमैला बना दिया उसको, कितनी गंदगी उसमें फेंक दी। अभी छठ पर्व मना रहे हैं, छठ में भी लोग उसमें थोड़ी नहा रहे हैं, कोने में थोड़ा सा बना दिया, पानी डाल दिया, उससे ही नहा रहे हैं। तो इसमें देखो इसके बाद मध्य हिमालय देखते हैं। मध्य हिमालय, आप इसको ऐसे याद कर लेना, सामने जब कोई आपका मेहमान आता होगा घर में तो सबसे पहले छत पे ले जाते होंगे उसको, छत से क्या दिखाते हो, मसूरी मसूरी तो दिखाते होंगे, उसको बोलते होंगे हमारे घर से देखो मसूरी दिखाई देती है। खुश आदमी, मसूरी तुम कहीं कभी गए नहीं और उसको दिखा रहे हो मसूरी वो सामने है, हमारे घर से दिखाई देती है। या कोई घर बेचने के लिए लाता है तो सबसे पहले मसूरी का व्यू दिखाता है, व्यू पॉइंट मसूरी का छत से। तो आपके सामने आप रहते हैं, यहाँ यहाँ रहते हैं इस घाटी में, और यहाँ से मसूरी की पहाड़ियां देख रहे हैं, नाग टिब्बा देख रहे हैं, दोधातोली देख रहे हैं। ये मध्य हिमालय है, मिडिल हिमालय की श्रृंखला है। इसमें देखो बहुत सारी पहाड़ियां हैं। महान हिमालय में पर्वत थे और यहाँ क्या है, पहाड़ियां हैं, कम ऊंचे रहते हैं। और उनका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, कई जगह मैदान टाइप का हो जाता है, इसमें लोग बैठ जाते हैं। आप नाग टिब्बा वगैरह देख गए होंगे तो, या मसूरी गए होंगे तो ऊपर वाले हिस्से तक आसानी से चले जाते होंगे। बहुत लाल टिब्बा है वहां पे, गनहिल पहाड़ी है,
बहुत सारी पहाड़ियां हैं तो वहां पे जाते हैं लोग। और यहाँ से मध्य हिमालय में और क्या है, मध्य हिमालय में भारत में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं और उत्तराखंड में शिवालिक हिमालय में आते हैं, कारण इसका मैं बताऊंगा आपको। तो मध्य हिमालय में कौन कौन सी श्रृंखला है, आयोग ये क्वेश्चन पूछता है। मसूरी किस हिमालय का भाग है, नागटिब्बा किस हिमालय का भाग है, दूधातुली किस हिमालय का भाग है। अब ये दूधातुली क्या है, देखो दूधातुली दिखाता हूं मैं कहाँ पे है। मिट गया क्या वो, कहाँ गया वो, हट गया ये। देखो आपने सबसे ऊपर क्या पढ़ा, महान हिमालय पढ़ा, ये ऐसे ग्रेटर हिमालय ऐसे फैला है, ये है पर्वत बहुत सारे, ग्रेटर हिमालय हो गया। उससे पार क्या था, ट्रांस हिमालय था। अब आते हैं बारी मध्य हिमालय की, मध्य हिमालय ऐसे फैला है, मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय आ जाए। यहाँ क्या है, देहरादून का इस क्षेत्र में, यहाँ पे मिडिल हिमालय की पहाड़ी में मसूरी है, क्या है मसूरी। नाग टिब्बा, नाग टिब्बा यहाँ है, नाग टिब्बा, मसूरी नाग टिब्बा। एक मैंने बताया था दूधा तोली, ये 3 जिले हैं ना, ये चमोली है, ये कौन सा जिला पौड़ी, और ये कौन सा जिला अल्मोड़ा। इन 3 जिलों के जहां पे मिलते हैं 3 जिले, इस श्रृंखला को बोलते हैं दूधा तोली, दूधा तोली कहते हैं इसे। दूधा तोली का मतलब, दूधा मतलब दूध मिल्क, और तोली मतलब होता है तौली, जिसमें दूध निकालते हैं, दूध निकालने का बर्तन। दूल्हा तोली इसलिए बोलते हैं इन जगहों पर जो अपने जानवरों को चराते थे लोग। यहाँ पे बहुत सारे बुग्याल हैं, ठीक है, मेढो वगैरह हैं, तो उन बुग्यालों में जो अपने पशुओं को चराने ले जाते थे, जिस दिन गाय यहाँ चले गई इस श्रृंखला में, उस दिन गाय 1 लीटर दूध और बढ़ा देगी, ज्यादा देगी। दूध की तौली भर जाती थी लोगों की, लोगों ने नाम क्या रख दिया, दूधा तौली। जैसे जो ग्वाले वगैरह होते हैं, जंगल जाते हैं, पशुओं को चुगाने जाते हैं, तो उनको पता होता है कि कहाँ जाकर या कौन सी घास खाकर पशु दूध ज्यादा देता है, जैसे कौन सा चारा डालकर पशु दूध ज्यादा देता है पता होता है। जैसे यहाँ चराते चराते यहाँ से आगे बढ़े, यहाँ ले गए, और उस दिन पशु ने 1 लीटर की जगह 2 लीटर दूध दे दिया, तो दूध की तौली भर गई, लोगों ने इसका नाम ही क्या रख दिया, दूधा तौली। यहाँ दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने वाली वो घास मिलती है, इसलिए दूधा तौली नाम रखा है। किस हिमालय का भाग है दूधा तौली, दूधा तौली एक पर्वत श्रृंखला टाइप का है और मध्य हिमालय का भाग है। दूधातोली घास का मैदान है। मध्य हिमालय में क्या मिलते हैं, बुग्याल, घास के मैदान मिलते हैं। घास के मैदानों को ही उत्तराखंड में क्या कहते हैं, बुग्याल कहते हैं। महान हिमालय में बुग्याल क्यों नहीं मिलते, कम मिलते हैं। जैसे वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी, महान हिमालय का एक बुग्याल है, बहुत कम है, लेकिन सबसे ज्यादा बुग्याल मध्य हिमालय में है। कारण इसके पीछे ये है, आपने ये पढ़ा था ना अभी कि महान हिमालय में या ग्रेटर हिमालय में बर्फ पड़ती है। यहाँ पे तो सॉरी, यहाँ पे पढ़ा था आपने बर्फ पड़ती है। जब यहाँ बर्फ पड़ती है, बर्फ पिघलेगी नहीं, तो बर्फ जब नहीं पिघलेगी तो यहाँ पे घास होगी कोई नहीं। कहीं कहीं पर बर्फ पिघलती है तो घास होती है, लेकिन यहाँ देखोगे यहाँ बर्फ पिघलती है, बर्फ पड़ती नहीं, कई जगहों पर बर्फ पिघली और हरे भरे घास के मैदान हो जाते हैं। उन घास के मैदानों को ही बुग्याल कहते हैं। कई जगह थच कहते हैं, कई जगह मर्ग कहते हैं। वहां जाओगे कश्मीर में गुलमर्ग, सोनमर्ग, मर्ग कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में इसी बुग्याल को थच कहते हैं, थच। उत्तराखंड में मीडो या बुग्याल, ठीक है। मीडो इंग्लिश के उसमें है, बुग्याल कहते हैं। वैसे बुग्याल हरे भरे घास के मैदानों को क्या कहते हैं, एग्जाम में आएगा, उसको क्या कहते हैं, बुग्याल। इन बुग्यालों में पशुचारक क्या करते हैं, अपने पशुओं को ले जाते हैं, उनको चुगाते हैं। बस यही आपके एग्जाम में बनेगा। किस हिमालय में सबसे ज्यादा बुग्याल मिलते हैं, मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय में मिलते हैं। बस आपने ये पढ़ दिया। मध्य हिमालय में कौन कौन सी श्रृंखलाएं हैं, मसूरी, नाग टिब्बा, इससे आगे जाओगे चक्राता, दूधातोली, फिर ये अल्मोड़ा आ गया, नीचे तक ही फैला होगा ये। अल्मोड़ा में रानीखेत, रानीखेत भी आ जाता है इसमें, और रानीखेत के बाद नैनीताल, नैनीताल तक ये पूरा यहाँ तक नीचे तक फैला है। तो नैनीताल में जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, ताल नहीं, ताल तो थोड़ा नीचे आ जाते हैं भाई, गहराई समुद्र तल से नापी जाती है, तो ताल तो थोड़ा नीचे है। ऊपर की पहाड़ियां नैनीताल जाते हैं ना, जब दिन में जाओगे तो आपको उन पहाड़ियों के वहां घुमाया जाएगा। रात को जाओगे तो ताल में ही
ताल में देखा थोड़ा बहुत नीचे वाले हिस्से में, और ऊपर पहाड़ियां देखी बिल्कुल चमक रही होंगी हर जगह से, तो नैनीताल का सुंदर दृश्य उसमें दिखाई देता है। तो यहाँ क्या है, नैनीताल भी इसी के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद मसूरी से थोड़ा आगे बढ़े, क्या है, अगर मसूरी से नीचे उतरेंगे क्या है, देहरादून है। अब यहां समझो, इसके बाद मसूरी से आप जब नीचे उतर रहे हैं तो देहरादून आ रहा है, इसमें समझना। कहाँ गया, ये जो शिवालिक हिमालय है ना, मसूरी के बाद देहरादून है, उसके बाद है शिवालिक हिमालय। यानी कि देहरादून कहाँ है, मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में क्या है, दून है या द्वार है। इसको बोला जाता है दून या द्वार। द्वार मतलब होता है दरवाजा, और दून एक घाटी है। अब ऐसा समझ लो, दो दो मकान है आसपास, एक ये एक ये, इन दोनों के बीच में गली है छोटी, और उस गली में ही थोड़ा सा समतल स्थान है, उसमें ही हम रह रहे हैं। यहाँ आपके मसूरी है, और मसूरी से नीचे उतरेंगे देहरादून आ जाएगा, देहरादून से आगे बढ़ेंगे शिवालिक हिमालय आ जाएगा। राजा जी नेशनल पार्क गए होंगे, या ऋषिकेश गए होंगे, ऋषिकेश की जो ऊपर की पहाड़ियां हैं क्या है, शिवालिक रेंज की है। हरिद्वार गए होंगे, चंडी देवी, मनसा देवी, ये पहाड़ियां शिवालिक हिमालय की हैं। तो आप देख रहे हैं मध्य हिमालय से नीचे उतरे, देहरादून आ गया, इसके बाद आगे बढ़े शिवालिक हिमालय आ गया। यानी कि देहरादून की परिभाषा क्या हो जाएगी, मध्य हिमालय या मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो घाटियां हैं, तिरछी घाटियां, समतल टाइप की थोड़ा बहुत घाटियां हैं, उनको देहरादून, दून या द्वार कहते हैं। पूरब की तरफ इनको कहते हैं दून, वेस्ट साइड, ईस्ट साइड इनको कहते हैं द्वार। जैसे कहाँ कहाँ फैला है, देहरादून में फैला है, पौड़ी में फैला है, नैनीताल में फैला है, कोटा दून, पाटली दून, देहरादून, ऐसा द्वार में हरिद्वार, ये क्षेत्र आ जाते हैं। ठीक है, तो आप इसमें समझोगे दून या द्वार कहते हैं। अब क्रम पता चल गया, सबसे ऊपर क्या था, ट्रांस हिमालय, उसके बाद ग्रेटर हिमालय, उसके बाद मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय के बाद बताओ कौन सा स्थान, शिवालिक कहोगे या दून या द्वार, दून या द्वार कहोगे, शिवालिक तो उसके बाद आएगा, शिवालिक है। हिमालय तीन है, लेकिन मिडिल हिमालय के बाद देहरादून आता है। आपको रटना नहीं है भाई, सिंपल तो है, मिडिल हिमालय में मसूरी पड़ा, मसूरी से नीचे क्या है, देहरादून ही तो है, देहरादून है, देहरादून से आगे बढ़ेंगे तब शिवालिक आएगा। तो समझ में आ गया, कोई रटना थोड़ी है। सबसे ऊपर भाई चमोली से ऊपर बढ़े आप, ऊपर पहाड़ियों में बढ़े, ग्रेटर हिमालय था, ग्रेटर से नीचे उतरे मध्य मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय से नीचे उतरे देहरादून वगैरह। दून या द्वार, दून, देहरादून नहीं दून कहते हैं इसे। देहरादून तो बाद में नाम पड़ा था, जैसे गुरु राम राय ने डेरा डाला था। गुरु राम राय सिख धर्म के गुरु थे, और जहाँ पे झंडा मेला लगता है राम राय, जैसे आप SGRR स्कूल देखते हैं, सब गुरु राम राय के ही है। गुरु राम राय देहरादून में आए थे 1576 में, 1576 में आए थे। तो उन्होंने यहाँ आकर एक डेरा डाला था, और डेरा डालने के बाद देहरादून पड़ा नाम। देहरादून तो घाटी थी पहले से, दून तो नाम ही था ना इसका, देहरादून पड़ा, देहरादून से लोगों ने देहरादून रख दिया, बस इतना ही फर्क है। तो इस घाटी को देहरादून कहते हैं, दून घाटी। और दून के बाद शिवालिक। अब आते हैं शिवालिक में क्या होगा। शिवालिक हिमालय जो है, इस हिमालय में एक तो ध्यान रखना जीवाश्म मिलते हैं, इसमें तो जीवाश्म नहीं मिलेगा, यहाँ भी नहीं मिलेगा, जीव के अंश वगैरह कुछ नहीं मिलते जीवाश्म, और यहाँ पे मिलते हैं। और क्या है शिवालिक हिमालय में, शिवालिक हिमालय को खनिज की दृष्टि से जो मिनरल्स वगैरह होते हैं, खनिज वगैरह, ये यहाँ पे मिलते हैं शिवालिक हिमालय में। जैसे देहरादून में क्या मिलता है, संगमरमर, चूना पत्थर, सीमेंट बनाते हैं, सीमेंट उद्योग बहुत है यहाँ देहरादून में। ठीक है, तो शिवालिक हिमालय रेंज में खनिज भी मिलता है, खनिज की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र है। शिवालिक का मतलब होता है, शिवालिक बोलते हैं शिव की बाहों को। जैसे हम तो छोटे हैं, शिव जी की जो बाहें हैं ना ये, और ऐसे घूमी हुई है शिव जी की बाहों को, बाहों के नाम पर इसका नाम पड़ा है शिवालिक। ठीक है, और शिवालिक में आप देखोगे यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा टूरिस्ट शिवालिक हिमालय में आते हैं। भारत में ध्यान रखना मिडिल हिमालय में, आप देख रहे होंगे मसूरी, नैनीताल तो सब मिडिल में है। फिर यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं उत्तराखंड में सबसे ज्यादा टूरिस्ट यहाँ आते हैं, ध्यान रखना मिडिल हिमालय। यहाँ कौन कौन से क्षेत्र है, हरिद्वार, हरिद्वार का निचला हिस्सा, नैनीताल का निचला हिस्सा, ऋषिकेश, सब ये कहाँ है, शिवालिक में है।
नैनीताल की पहाड़ियां मैंने बताई मिडिल हिमालय में है, लेकिन नैनीताल का निचला हिस्सा तो जो मैदान वाला है शिवालिक में ही आएगा, और हरिद्वार का निचला हिस्सा सब शिवालिक में है, ऋषिकेश का निचला हिस्सा शिवालिक में है। तो सबसे ज्यादा टूरिस्ट उत्तराखंड में कहाँ आते हैं? शिवालिक हिमालय में। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होगी? शिवालिक हिमालय में। एक चीज ध्यान रखना, जैसे हम हिमालय में उत्तर की ओर बढ़ते हैं, वर्षा की मात्रा में क्या आती है? कमी या वृद्धि होती है? कमी होगी, ठीक है। जैसे एक स्थान है शिवालिक हिमालय में सबसे ज्यादा वर्षा, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे वर्षा की मात्रा में वृद्धि होगी, बढ़ोतरी कमी होगी, सॉरी, वर्षा की मात्रा में ऊपर जाते हुए कमी होगी। अब देखना, सबसे ज्यादा वर्षा शिवालिक हिमालय में। नरेंद्र नगर क्षेत्र है उत्तराखंड में, सबसे ज्यादा वर्षा टिहरी क्षेत्र में एक स्थान आता है नरेंद्र नगर, वहां सबसे ज्यादा बारिश होती है। उत्तराखंड का चेरापूंजी, जैसे चेरापूंजी मासिन राम गांव है, वहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो उत्तराखंड का चेरापूंजी नरेंद्र नगर को कहते हैं। तो नरेंद्र नगर में सबसे ज्यादा बारिश, फिर देहरादून में भी बारिश उसकी तुलना में थोड़ा कम, फिर आगे की तरफ बढ़ते गए हिमालय में जाते हैं, वर्षा कम होती है। वर्षा की मात्रा में, वर्षा की तुलना में बर्फ गिरती है वहां। केदारनाथ में जाओगे बारिश ही नहीं होगी, बारिश के मात्रा में क्या गिरती है? बर्फ गिरने लग जाती है, ज्यादा टेम्परेचर गिर जाएगा, बर्फ गिरती है। बारिश होती है, आप तो बोलेंगे कि यहाँ तो बहुत ज्यादा बारिश होती होगी तभी तो आपदा आती है, ऐसा सोचेंगे, लेकिन ध्यान रखना देहरादून जितनी अगर बारिश हो जाए ना वहाँ पहाड़ों में, वहां तो सारा आपदा आ जाए, वहां कम बारिश होती है इसकी तुलना में। यहाँ तो आप देखेंगे रोज बारिश है, लेकिन पानी की निकासी भी तो है, पानी निकल जाता है पता ही नहीं चलता। वहां तो पहाड़ों में सारे पहाड़ खिसक जाएंगे इतनी वर्षा में। तो वर्षा की मात्रा में कमी आती है, और धीरे धीरे आप ट्रांस हिमालय तक पहुंचे, वहां तो वर्षा मात्र नाम मात्र की होती है, वृष्टि छाया प्रदेश यानी कि छाया जैसी बन जाती है, मरुस्थल बन जाता है। ऐसे ही आप देखोगे, अब वर्षा से जुड़ा हुआ है पेड़ पौधे। बहुत चीजें आपको लॉजिकल वाली चीजें समझ आएंगी यहाँ से, नहीं तो रटोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। वर्षा से जुड़े हैं पेड़ पौधे, जहां बारिश ज्यादा होती है, दिमाग लगाना, जहां बारिश ज्यादा होती है वहां चौड़ी पत्ती वाले पेड़ मिलते हैं या नुकीले पेड़ मिलते हैं? बताओ। चौड़ी पत्ती वाले, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे वर्षा ज्यादा होती है तो आपने देखे होंगे चारों तरफ सड़क के किनारे भी घास उग जाती है, अभी वर्षा धीरे धीरे कम हो रही है, घास सूख जाएगी। तुलसी के पौधे वगैरह आपने देखे कि पत्तियां, वर्षा में पत्तियां खूब फैल गई, अब धीरे धीरे उनको भोजन नहीं मिला, वो पत्तियां गिर जाएंगी, नीचे गिर जाएंगी और घास वगैरह सूख जाएगी। तो चौड़ी पत्ती वाले जो पेड़ हैं इन जंगलों में मिलते हैं। जैसे बारिश ज्यादा होती है, साल के पेड़, सागौन, हल्दू, तुन इत्यादि, जो जिसमें आप चाट खाते हैं, चाट खाते हैं, वो पेड़ हिमालय में मिलेगा या यहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा इन क्षेत्रों में, चौड़ी चौड़ी पत्ती वाले। इसी जंगल से तो लाते हैं, ये शिवालिक के जंगलों में मिलते हैं वो चाट खाने वाले वो पत्ते, बड़े बड़े पत्ते, उन पत्तों में चाट खा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि चाट का थोड़ा स्वाद भी उस पत्ते से भी आता है। ठगा रहा है वो, अरे जैसे भी ठगा दिया, कुछ कुछ लगा दिया उसमें, बोला कि इन पत्तियों का भी स्वाद है कुछ, पत्तियों का स्वाद कुछ नहीं आता उसमें, लेकिन बोलते हैं। तो यहाँ से तोड़कर लाते हैं वो। और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं मध्य हिमालय में, जैसे थोड़ा चीड़ के पेड़ मिल जाते हैं यहाँ पे, और देवदार के पेड़ मिलते हैं। फिर इससे ऊपर जाते हैं, इससे ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पे भोजपत्र का पेड़ मिलेगा आपको। भोजपत्र, भोजपत्र बर्च वगैरह इसको कहते हैं पेड़, भोजपत्र का पेड़। और इसके अलावा साइप्रस, स्प्रूस और ऐसे पेड़ यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। हिमालय क्षेत्र में बहुत सारे इसके पेड़ मिलते हैं। उससे भी ऊपर जाते हैं, एक टिम्बर लाइन है, वृक्ष रेखा, और स्नो लाइन और टिम्बर लाइन, दो लाइनें होती हैं देखो। ये भी क्वेश्चन बना था अभी कुछ समय पहले। चलो एक बार मैं हिमालय बता देता हूँ, फिर उसी में आएगा तो समझ आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया मध्य हिमालय। अब मध्य हिमालय से नीचे देखो, आपने चार चीजें पढ़ ली, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, देहरा और दून क्षेत्र, और शिवालिक भी पढ़ लिया, यहाँ तक पहुंच गए। अब शिवालिक से नीचे भाबर, तराई और मैदान है, बस तीन ही चीज है। अब इससे नीचे देखो भाबर कैसे बनता है, भाबर एरिया। भाबर क्या होता है? कंकड़ पत्थरों वाला, मोटे मोटे कंकड़ पत्थरों वाला क्षेत्र है भाबर, इसको कहते हैं भाबर। इसको क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। अब देखना भाबर, भाबर क्या होता है, भाबर कैसे बना, किसी ने नहीं बनाया, ये अपने आप बनाया है।
जैसे मैंने बताया यहाँ नदियां आती हैं, यहाँ से ऊंचे पर्वतों में ग्लेशियर पिघले, ग्लेशियरों के पिघलने से नदियां आई, और ये नदियां तेज आती होंगी, स्लो स्लो बहती होंगी। कैसे बहती होंगी, तेज या बहुत धीरे धीरे? तेज बहती हैं। ऊंचा पर्वत है, यहाँ से पानी डालोगे ऊपर, कैसे आएगा, 2 सेकंड लगेंगे नीचे पहुंचने में। जबकि यहाँ से पानी गिरेगा उस कोने तक पहुंचने में 1 दिन भी लग सकता है, वहां चला जाएगा उस साइड में। ठीक है, टाइम लगेगा क्योंकि मैदान है। और अगर एक बाल्टी पानी में, आप सोचो, एक बाल्टी पानी में हम कुछ पत्थर डाल दें, मिट्टी भी डाल दें, और उस बाल्टी पानी को यहाँ से गिराना शुरू कर दें ऊपर हिस्से से, और वो पानी यहाँ तक पहुंचेगा, कितना समय लगाएगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि उसको ढाल मिल रही है। और पर्वतों में ऐसी ढाल मिलती है, तो नदियों के साथ में बड़े बड़े कंकड़ पत्थर बहकर आते हैं। जब वो कंकड़ पत्थर यहाँ तक पहुंचेंगे, कुछ ही सेकंड लगाएंगे। अब बताओ, जैसे आपने एक बाल्टी पानी में कंकड़ पत्थर डाले, मोटे मोटे, मिट्टी भी डाली, और उसको यहाँ से मटमैला पानी बनाया, उसको पानी को घोल दिया और यहाँ से फेंकना शुरू किया। अब बताओ, सबसे पहले यहाँ पे क्या रुकेगा? नीचे कंकड़ पत्थर। कैसे वाले? मोटे मोटे कंकड़ पत्थर पहले रुकेंगे, मिट्टी अभी भी आगे बहेगी। तो ऐसा ही थोड़ी यहाँ पे है। आपने देखा यहाँ पे, ये ऐसा धरातल है, ढलान वाला क्षेत्र है। पर्वत भी ढलान होता है, पहाड़ी में भी ढलान है, यहाँ भी ढलान है। तो यहाँ से जब नदियां आती हैं तेज गति से, अपने साथ मोटे कंकड़ पत्थर बहाकर लाती हैं, शिवालिक क्षेत्र के बाद उनको ढलान मिलना कम हो जाता है, उसके बाद ऋषिकेश से आगे मैदानी क्षेत्र शुरू हो जाता है। तो ऐसे स्थानों पर वो अपने कंकड़ पत्थरों को यहाँ पे छोड़ देती है। उनमें उतनी ताकत है ही नहीं उन कंकड़ पत्थरों को आगे ले जाए। तो क्या बन जाएगा? एक बेल्ट बन जाएगी। उसको क्या कहा जाता है? भाबर। भाबर कहते हैं, मोटे कंकड़ पत्थरों से युक्त जो क्षेत्र है वो भाबर कहलाता है। कैसे बना? नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थरों से बना। ठीक है, अब मिट्टी अभी भी आगे बढ़ रही है, जो मटमैला पानी है वो तो आगे बढ़ सकता है ना। जैसे कंकड़ पत्थर रुक गए, मटमैला पानी आगे बढ़ेगा। तो मटमैला पानी में आप देखोगे, इससे बनता है दलदली वाली भूमि बनेगी, महीन कणों से, बारीक मिट्टी से बनी जो भूमि है, इसको कहते हैं तराई। मुझे ये बताओ, तराई तराई के बाद भाबर आता है या पहले तराई आएगा? पहले भाबर आएगा। रटना ही नहीं है भाई, पहले मोटे कंकड़ पत्थर रुकेंगे ना, उसके बाद तो तराई क्षेत्र होगा। तराई क्या है? आप बोलते होंगे घर में, मम्मी तरी वाली सब्जी दे देना, मैं ये नहीं खाऊंगी। तरी वाली या हटा देते होंगे, तरी नहीं पीऊंगी मैं, सूखी सब्जी होनी चाहिए आज, यहाँ जो भी मिल जाए वो खा रहे होंगे। खिचड़ी बन रही होगी रोज, जो अकेले रहते होंगे, रोज खिचड़ी, सारी चीजें मिला दो, अरे कौन सब्जी अलग बनाए। घर में तो बोलते होंगे ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है, रोटी ऐसे बनी है, कच्ची है, सब्जी मैं ये नहीं खाऊंगी। पीली दाल बन रही है रोज, दाल के नाम भी याद नहीं होंगे, पीली दाल मैं नहीं पीऊंगी। अब यहाँ यहाँ ऐसा लग रहा होगा, 2 सब्जियां, एक सब्जी कौन बनाए अलग से सब्जी कढ़ाई में? ऐसा करते हैं, सब्जी भी मिला देते हैं और दाल भी मिला देते हैं, चावल भी मिला देते हैं, सब एक खिचड़ी टाइप की बना देते हैं, सारा पोषक तत्व तो मिल ही जाएगा। तो यहाँ ऐसा आलस आता होगा, सुबह भी खिचड़ी, शाम को भी खिचड़ी, कभी रोटी बना दी, कभी कुछ बना दी, वही सब्जी खा ली। तो ऐसा बहुत बार चलता है, क्योंकि आपको आलस आ जाता है बनाने में। तो तरी वाली बोलते होंगे, ऐसा ही तरी वाला जो क्षेत्र है उसको तराई कहा जाता है, दलदली भूमि है। अब मुझे ये बताओ, इन दोनों में जिससे पूछूंगा वो बताएगा, भाबर और तराई में, आप बताना इधर, भाबर और तराई में क्या ज्यादा उपजाऊ होगा, किसमें ज्यादा अच्छी फसल होगी? बताओ। तराई में। ठीक है, तराई में। कंकड़ पत्थरों में थोड़ी फसल होगी अच्छी, किसमें होगी? तराई में। आयोग ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है। अब जो रट के गया, भाबर ज्यादा उपजाऊ होता है, तराई कम उपजाऊ होता है, ऐसे रट लिया उसने, या भाबर तराई ज्यादा उपजाऊ होता है, भाबर कम होता है, रट लिया उसने। तो आप समझ के चलो ना, तराई मतलब है तराई मतलब है दलदली भूमि। और नदियों द्वारा जो पहाड़ों में लोग खाद वगैरह डालते हैं ना, पहाड़ों में होते हैं सीढ़ीदार खेत, और आपकी दादी रोज गोबर ढोकर डाल रही है उसमें, वर्षा हुई, वो खाद बहकर आ गई, कहाँ आ गई? मैदानी क्षेत्रों में। और मैदानी क्षेत्रों में आई, तराई का मैदान बन गया, तराई दलदली भूमि बन गई। जो गंगा का मैदान है, गंगा रिवर का, और उस मैदान के किनारे जितने लोग रहते हैं उनके लिए बढ़िया उपजाऊ खेती हो जाती है। आप बहुत जगह गए होंगे, बरसात में ज्यादा पानी आता है, और जैसे ही पानी कम होता है लोग सब्जियां वगैरह उगा रहे हैं, कहाँ से आ रही है वो मिट्टी? पहाड़ों से बहकर आ रही है।
तो ऐसी दलदली भूमि को तराई कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद तराई के बाद एक आता है गंगा का मैदान। यहाँ हरिद्वार है, ऐसी दलदली भूमि है, गंगा नदी आती है इधर से, इसको बोल देते हैं हम गंगा का मैदान। गंगा रिवर का जो मैदान बनता है, गंगा नदी हरिद्वार से मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। ठीक है, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा गंगा नदी कहां से मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है, वैसे तो ऋषिकेश से आगे है, लेकिन मोटे अनुमान में भारत की दृष्टि से गंगा नदी हरिद्वार से मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। और पहाड़ों से जितनी मिट्टी है ना बहाकर लाती है, बाढ़ आ जाती है बहुत जगह। बाढ़ के फायदे हैं, बरसात में तो बाढ़ आई, जैसे मान के चलो किसी गांव में बाढ़ आई और बाढ़ में सारा घर खेत वगैरह सब डूब गए पानी में, और वो कैसी 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 नदी थी, मटमैला पानी था, बिल्कुल मिट्टी घुला हुआ पानी था। और आपने देखा कि पानी घुसा घर के अंदर या खेत में, एक दो दिन में पानी सूख गया, उसके बाद घर के अंदर क्या बच जाता है, मलबा। जैसे आपने देखा होगा कहीं किसी के घर में बाढ़ का पानी घुस गया, और पानी घुसने के बाद पानी तो सूख जाएगा एक दो दिन में, घर के अंदर किसकी परत जम जाती है, मिट्टी की परत। ऐसे ही खेत में मिट्टी की परत जम जाती है और वो मिट्टी उपजाऊ होती है, पहाड़ की ऊपरी सतह की मिट्टी है। तो यहाँ तक आ गई। गंगा का मैदान के किनारे हजारों लोग रहते हैं, यहाँ लाखों लोग रहते हैं, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, लोगों को खेती करने के लिए खेत मिल रहे हैं, पानी मिल रहा है, तो ऐसा गंगा के मैदान में ये लोग रहते हैं। तो क्या बन गया, एक गंगा का मैदान। अब इसको देखो एक क्रम से अगर आप लिखोगे तो क्या क्या क्षेत्र हमने पढ़ा, सबसे ऊपर बताते रहना कौन सा हिमालय था, ट्रांस हिमालय था, सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय था। दूसरे में आपने ग्रेटर हिमालय देखा, या इसी को महान हिमालय कहते हैं, बृहद भी कहते हैं, ग्रेटर भी कहते हैं, आप इसको ग्रेटर हिमालय भी बोल सकते हैं। तीसरे में आपने मध्य हिमालय इसको बोला है, मध्य हिमालय। अब इसको उच्च बोलते हैं तो इसको निम्न बोल देते हैं, इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे मध्य इसलिए बोलते हैं ना, जब तीन चीजें होती हैं तो मिडिल वही तो होता है, बीच वाला। भाई तीन लाइनें हैं, तीन लाइन में बीच वाली लाइन कौन सी है, ये है मध्य हिमालय, बीच वाला मध्य हिमालय, जहां बुग्याल वगैरह है, घास के मैदान है। ये कौन सा हिमालय, ये महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय। शिवालिक वाला पीछे है, वो क्या मिलेंगे शिवालिक में, खनिज वगैरह मिलते हैं, याद रखना। मध्य हिमालय में घास के मैदान, ठीक है, बुग्याल वगैरह। महान हिमालय में ग्लेशियर वाले हैं, ऊंचे ऊंचे लोग महान आगे बैठे हैं, तो महान हिमालय सबसे आगे। सबसे पीछे मध्य शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो चौथे नंबर पर बीच में दून द्वार को छिपा रखा है कहीं, बैग समझ लो अपने। तो इसके बाद दून या द्वार, एक क्रम में याद करना है, दून या द्वार, ठीक है। उसके बाद पांचवें नंबर पर आपने देखा शिवालिक। शिवालिक मैंने बताया ना, हिमालय तो तीन ही है, लेकिन एक क्रम में आप नॉर्थ से साउथ की ओर पढ़ रहे हैं, तो पांचवें में शिवालिक आ गया। छठे स्थान पर भाबर। अब आपको पता चल गया पहले भाबर बनता है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आ जाएगा शिवालिक के साउथ में क्या है, आप तराई मत कहना, सीधे साउथ में। भाई साउथ में तो तराई भी है, लेकिन सीधे उसके नीचे, जस्ट नीचे आप देखोगे तो उसके नीचे क्या है, भाबर है पहले, ठीक है। कई बार ऐसा आ जाएगा शिवालिक और मिडिल हिमालय, इसके मध्य में क्या है, बीच में क्या है, ऐसे भी नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। इसके दक्षिण में क्या है, साउथ में क्या है, इसके नॉर्थ में क्या है, ऐसे आ जाएगा उत्तराखंड में। तो एक क्रम याद होगा तो आप आसानी से कर लोगे। भाबर के बाद क्या बताया, तराई क्षेत्र बताया, दलदली क्षेत्र होता है। इसके बाद क्या बताया, गंगा का मैदान बताया है, गंगा का मैदान आपको बताया, ये आप ध्यान रखेंगे। अब एक क्वेश्चन बहुत बार बना है, धान गन्ना इत्यादि फसल किस किस क्षेत्र में ज्यादा होती है, कहाँ, तराई के मैदान में, ठीक है। तराई या गंगा के क्षेत्र में भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर जो पानी वाला क्षेत्र है ये है। पाताल तोड़ कुएं, ऐसे कुएं जिनको थोड़ा सा धरती खोदी कुएं पाए जाते हैं, ऐसे कुएं कहाँ मिलते हैं, तराई क्षेत्र में, ठीक है। तराई क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में धान गन्ने की फसल अधिक होती है। सिंह नगर वगैरह क्षेत्र तराई का एरिया है। अब एक चीज और ध्यान रखो, इसमें डिस्ट्रिक्ट याद कर लेना कौन कौन सा जिला है। देखो ध्यान से देखना, ट्रांस हिमालय में सबसे उत्तरी जिले हैं, तो उत्तरी जिले कौन कौन से हो जाएंगे, उत्तरकाशी एक हो जाएगा, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी के बाद चमोली, चमोली के बाद हो जाएगा पिथौरागढ़,
ये 3 जिले तो ट्रांस हिमालय में आ जाएंगे, लिखाऊंगा इसको, अभी आप समझते रहो। महान हिमालय में 3 जिले तो यही आते हैं। उसके बाद आएगा जहां जहां ग्लेशियर है, सिर्फ महान हिमालय में ही ग्लेशियर होंगे, जो जिले लिखाऊंगा इन्हीं जिलों में ग्लेशियर होंगे। 3 जिले तो चलो यही हो गए। और इसके बाद आता है टिहरी, टिहरी का क्षेत्र। उसके बाद आता है रुद्रप्रयाग। उसके बाद आता है कुमाऊं का बागेश्वर। तो कौन कौन से जिले? 3 प्लस ये 3, कितने जिले हो गए? 6 जिले। एग्जामिनर पूछेगा आपसे ट्रांस हिमालय में उत्तराखंड में कितने जिले आते हैं, यानी कि उत्तराखंड के कितने जिलों में ट्रांस हिमालय फैला है? 3 जिलों में। कौन कौन से? उत्तर के 3 जिले। ग्रेटर हिमालय कितने जिलों में फैला है? 3 तो यही हो जाएंगे, और 3 ये, प्लस 6 जिलों में फैला है। अब बात आती है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय ध्यान रखना, उत्तराखंड के सिर्फ 4 जिलों में नहीं फैला है, बाकी सभी जिलों में है। तो कितने जिले हैं उत्तराखंड में टोटल? 4 जिलों में नहीं फैला है, तो कितने जिलों में फैला है? 9 में। ठीक है, आसान क्या होगा, 4 वो जिले याद कर लो जो जिनमें नहीं फैला है, और तो कर ही लोगे। ठीक है, तो 4 वो जिले कौन कौन से हैं? सबसे नीचे के 2 जिले उधम सिंह नगर और हरिद्वार, वहां कहाँ फैला होगा? बीच में है वो तो सबसे पहले ध्यान रखोगे यूएस नगर और हरिद्वार। 2 जिले और हैं, एक है बागेश्वर और एक है पिथौरागढ़। इन 4 जिलों में नहीं फैला है, नहीं है, यहाँ नहीं है। और सभी कितने जिलों में हो जाएगा? 9 जिलों। कितने जिलों में हो जाएगा? 9। मध्य हिमालय कितने जिलों में है? 9। इसके बाद शिवालिक हिमालय, दून का नहीं आता, दून तो जैसे देहरादून में है, पौड़ी में है और नैनीताल में है। ये श्रृंखला देहरादून, चलो यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, द्वार, थोड़ा सा द्वार फैला है हरिद्वार में, हरिद्वार के क्षेत्र में। ठीक है, अब शिवालिक का पूछता है, तो शिवालिक में आप सबसे पहले तो देहरादून, पश्चिम से चलो यहाँ से, देहरादून के बाद आता है टिहरी, टिहरी के बाद शिवालिक में मैंने एक हरिद्वार भी तो बताया आपको। चलो मैप में समझो, मैप में तुम्हें सही से समझ आएगा। देखो यहाँ पे शिवालिक कहाँ कहाँ आता है? देहरादून, टिहरी, पौड़ी, कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत, तो 6 जिलों में। ठीक है, इसी में मैप में देख लो, ट्रांस हिमालय कहाँ था? उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। मध्य हिमालय कहाँ? महान हिमालय कहाँ था? महान हिमालय उत्तर के जो जिले हैं, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। ये टिहरी का ये वाला हिस्सा थोड़ा, यहाँ ग्लेशियर है, केदारनाथ से ऊपर ग्लेशियर नहीं है, बड़े बड़े ग्लेशियर हैं। चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर टूटा था 2013 में, आपदा आई। चमोली भी आ गया इसमें, बागेश्वर है, यही तो है। ग्रेटर हिमालय में क्या क्या पढ़ा आपने? 6 जिले, कौन कौन से? 3 तो उत्तर के, टिहरी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर। ठीक है, ये 6 जिले। मिडिल हिमालय में 4 जिले नहीं थे, बागेश्वर और पिथौरागढ़ नहीं था, उधम सिंह नगर और हरिद्वार नहीं था, बाकी सभी जिले हैं। शिवालिक हिमालय में देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, सॉरी रुद्रप्रयाग बोल रहा हूँ, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, लिखा दूंगा इसको, अभी ऐसे समझ लो। भाबर, भाबर यहाँ है, देखो इसके बाद का क्षेत्र, पौड़ी के दक्षिण में यहाँ भाबर है, यहाँ कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र है भाबर। नैनीताल के इधर वाले हिस्से में भाबर है, उधम सिंह नगर के क्षेत्र में भाबर है, नदियों के क्षेत्र में भाबर आता है, ये भाबर है। तराई, सबसे ज्यादा तराई क्षेत्र उधम सिंह नगर में है, गन्ने की फसल, ये फसल ज्यादा होती है उधम सिंह नगर में। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना, समझ में आया? अब एक चीज और देखो इसमें कुछ चीजें तो समझ आई होंगी तुम्हें, फिर धीरे धीरे आप लिखोगे भी, लिखते टाइम और समझ आएंगी, फिर उसके बाद बाकी बाद में पढ़ोगे, फिर और समझ आएगा। अब एक बार हम ऊंचाई देख लेते हैं, ऊंचाई, जैसे एक मैं डायग्राम टाइप का बनाऊंगा, उससे आपको ऊंचाई समझ आएगी। महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय, ठीक है, मध्य हिमालय, और एक आपने पढ़ा था शिवालिक हिमालय, शिवालिक।
अब इनमें अगर ऊंचाई आप देखोगे, शिवालिक हिमालय, इसके बाद मैदान, मैदान देख लो, मैदान, इनकी ऊंचाई पूछी जाती है। ऊंचाई लगभग लगभग होती है। ऊंचाई कहने का मतलब समुद्र तल से ऊंचाई। जैसे इसको मान लो, अगर ग्रेटर हिमालय आपने मान लिया, तो इसमें जो पर्वत ये खड़ा है, इस पर्वत की ऊंचाई सबसे ऊंचा यही क्षेत्र है। इसमें डायग्राम में अगर आप देखते हैं तो उसको मान लो, चलो इसको मान लो, इसकी ऊंचाई यहां से लेकर यहां तक, ये मान के चलो नंदा देवी पर्वत है, तो सबसे ऊंचा इस धरातल में यही है, इसको ही मान लोगे आप। ऐसी ही ऊंचाई होती है, कुछ छोटे भी होंगे कुछ बड़े होंगे, तो लगभग ऊंचाई वो वाली मान रहे हैं। तो मैदान तो भाई जीरो होता है, समतल है तो जीरो ऊंचाई है, ठीक है। जीरो से लगभग 750 तक ये मैदान आते हैं, टिब्बे वगैरह होते हैं कहीं छोटे छोटे, जैसे देहरादून में भी कहीं मैदान है, कहीं टिब्बे टाइप के हैं, थोड़ा ऊंचा क्षेत्र थोड़ा निचला क्षेत्र। तो ये मैदान की ऊंचाई होगी 700 से 1200 मीटर, ये शिवालिक क्षेत्र फैला है। याद करने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे डायग्राम से याद करोगे तो याद होगा। 750 से 1200 मीटर में कौन सा क्षेत्र फैला है? शिवालिक हिमालय। इसका मतलब क्या है? शिवालिक हिमालय की पहाड़ी, किसी की ऊंचाई 800 मीटर हो सकती है, किसी की 12, लगभग 750 से 1200 मीटर के बीच में उसकी ऊंचाई रहेगी। जरूरी नहीं है, कभी 1300 भी कहीं हो सकती है, मोटा अनुमान है। लगभग लगभग ये ऊंचाई है 1200 मीटर। अब 1200 से 4500 मीटर, 4500 मीटर तक ऊंचाई है मध्य हिमालय की। यानी कि मध्य हिमालय में जो पहाड़ियां हैं, किसी पहाड़ी की ऊंचाई 3000 मीटर होगी, किसी की 4000 मीटर, किसी की 4500 मीटर, और 4500 मीटर से 7817 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये सब मीटर में याद रखना, मीटर, ठीक है। अब महान हिमालय में जो पर्वत होंगे उनकी ऊंचाई कम से कम कितनी मीटर होगी? 4500। सबसे ऊंचा पर्वत महान हिमालय का कितना मीटर है? 7817 मीटर। कौन सा? नंदा देवी पर्वत है, ठीक है। इससे ऊंचा तो धरातल में कुछ है नहीं ना उत्तराखंड में। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कहां से मापते हैं ऊंचाई? अरे धरातल है, इस धरातल पर समुद्र तल से जो सबसे ऊंचा होगा यहां से उसकी ऊंचाई मापेंगे। इससे ऊंचा धरातल में कुछ है ही नहीं, तो सबसे ऊंचा तो यही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये ऊंचाई हो जाएगी। अब इसके बाद आते हैं, इनके बीच में भ्रंश पूछता है, भ्रंश या खाइयां, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, लिखाऊंगा अभी मैं, अभी इतना आप ऐसे समझ लो। जैसे यहाँ पे है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, और अब इनके बीच में जैसे ये हिमालय बन रहे थे तो बीच में कुछ खाइयां बन गई। जैसे मान के चलो ये दो मिट्टी के टुकड़े हैं, और ये जब आपस में टकराएंगे बीच में कुछ ना कुछ गैप तो बचेगा ना, एक जैसे नहीं है वो। कई बार तुमने देखा होगा ईंट लगाते हैं तो एक जैसे नहीं होंगे तो मिलेंगे ही नहीं वो। मिट्टी के दो टुकड़ों को आपस में टकराओगे, एकदम थोड़ी मिल जाएंगे, बॉल थोड़ी बन जाएंगे। उनमें कहीं ना कहीं बीच में क्या रहेगा? गैप रहेगा। तो बड़े बड़े भूखंड आपस में टकराए, बीच में क्या बचा? गैप बचा, भ्रंश बचा, खाई जैसी बची, क्योंकि ये ऊपर ऊपर नहीं टकराए हैं। जैसे पृथ्वी गोल है, ये गोल है, इसको आप बॉल समझ लो। इस बॉल के जब टुकड़े हो गए, अंदर तक हिस्से तक टकराए हो, अंदर से ही टकराए हैं पूरे, तो जब अंदर से ऐसे टुकड़े आपस में टकराए तो इनके बीच में अंदर तक, सतह तक क्या बच गई? बीच में खाई बन गई। तो आपके एग्जाम में कुछ नाम दिए गए हैं, हजारों खाइयां हैं, उनमें से कुछ भ्रंशों के नाम दिए गए हैं। ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय, महान हिमालय के बीच में कौन सा भ्रंश है, एग्जामिनर पूछता है। इसके बीच में कौन सा भ्रंश है, ये पूछता है, तो उसको ही देख लो। अब बीच में ऐसे समझ आ जाएगा आपको इससे। ये है ITSZ, इसको हिंज रेखा भी कहते हैं, हिंज रेखा, या इंग्लिश में इसको कहते हैं इंडस सांगपो। तसांगपो लिखा जाता है, जैसे सांगपो हम उच्चारण करते हैं, टी साइलेंट होता है, ठीक है। इंडस सांगपो सच्चर जोन। तो एग्जाम में आएगा, महान हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में जब टकराए ना, ये अंगारा लैंड कौन सा था? ऊपर वाला। गोंडवाना लैंड कौन सा था? नीचे वाला हिस्सा। तो भारत किस हिस्से से टूटा था? अंगारा लैंड या गोंडवाना लैंड? गोंडवाना लैंड, नीचे वाले हिस्से से। और भारत किस हिस्से का भाग है? गोंडवाना लैंड का। कभी ऐसे एग्जाम में आएगा क्वेश्चन,
तो आप ध्यान रखना। तो एग्जामिनर बार बार लोक सेवा आयोग का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में इस टॉपिक से सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है कि पूछता है इन दोनों के बीच में कौन सा भ्रंश है। या तो इंग्लिश में याद करो या हिंदी में करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इंग्लिश में याद कर रखा है, इंग्लिश वाला पार्ट वहां पे देख लो, ठीक है। तो ITSZ इंडस सांगपो सच्चर जोन इसका नाम है। अब इसके बीच में लिखा दूंगा इसको मैं। फिर MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट, या उसको हिंदी में कहते हैं मेन मतलब मुख्य, सेंटर मतलब केंद्र होता है, मुख्य केंद्रीय भ्रंश हो जाएगा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT। MCT के बाद बी आ जाएगा MBT। MBF भी वही है, आप MBT कहो या इसको कहो MBF। फॉल्ट या थ्रस्ट दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है। MBF लिखा होगा कहीं, कहीं MBT लिखा होगा, मेन बाउंड्री थ्रस्ट या मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है। अब बाउंड्री मतलब क्या होता है, सीमा होता है, तो इसका नाम हो जाएगा, मेन मतलब हो जाएगा मुख्य, मुख्य, और बाउंड्री मतलब हो गया सीमा, सीमा को कहते हैं सीमांत, और इसका मतलब है भ्रंश या खाई कह सकते हैं, मेन बाउंड्री थ्रस्ट या मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है। MBF याद करना आसान है, पहले C आया फिर B आया। अब इसके बाद HFF, ये वाली जो रेखा है हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, HFF, तो इसको कहते हैं हिंदी में हिमालयन मतलब हिमालय, फ्रंट मतलब होता है आगे, अग्र, ठीक है, फ्रंट अग्र, और इसका मतलब है भ्रंश, हिमालय अग्र भ्रंश इसको कह देंगे, ठीक है। HFF हिमालयन फ्रंटल फोर्ट, तो HFF फ्रंट में है। और बस हो गए, ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर इंग्लिश में याद करो उनका मतलब समझ लेना। इंडस सांगपो सच्चर जोन, ये क्या था, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये क्या था, मेन बाउंड्री थ्रस्ट या फॉल्ट, ये क्या था, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, ठीक है, हिमालय अग्र भ्रंश। तो यहां से इस तरह से क्वेश्चन बनता है और सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। इसी तरह से डायग्राम बनाएंगे, आसानी से याद हो जाएगा, बीच में पता चल जाएगा ना। अब लिखना नहीं पड़ रहा है आपको, ऐसा नहीं लिखना पड़ रहा है महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में MCT फ्रंट फॉल्ट है, ऐसे नहीं लिखना पड़ रहा है। एक डायग्राम बनाओ, बीच में तो पता ही चल रहा है, इन दोनों के बीच में खाई टाइप की बना देना, 2-4 लाइन बना देना, गड्ढा जैसा बना देना, अगर याद नहीं होगा, ठीक है। सिंपल, वैसे पता चल रहा है इन दोनों के बीच में कौन सा है। अब किसी से पूछता हूं मैं, आप बताना इधर, आप बताना इसमें से बताओ, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में कौन सी भ्रंश है, देख के बताओ। मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में बताओ। MBT है, अपने आप समझ आ रहा है, ठीक है। मैंने बताया था कि ये वाला मध्य हिमालय है, ये शिवालिक है, इन दोनों के बीच में यही तो पूछ रहा हूं मैं, ये वाली मैंने लाइन भी दे रखी है यहाँ से। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कहीं आपको ऐसा ना हो समझ ही ना आए, ठीक है भाई, ये तो रटना है और कुछ नहीं है। आप ऐसा मत कहना कि भ्रंश कैसा होता है, सर दिखा के आओ मुझे, हमें, हम 2 खाइयां देखना चाहते हैं इन दोनों के बीच में, फिर तो तुम्हें वहीं से मैं खाई में फेंक दूंगा, वहां पढ़ाई वगैरह छोड़ दूं। अरे भ्रंश कुछ नहीं है, 2 वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं इनका कि भ्रंश कैसे इधर उधर जा रहे हैं और कैसे हलचल हो रही है, भूकंप कैसे आ रहे हैं, हिमालय क्षेत्र में लगातार भूकंप आते हैं, तो बीच में कोई ना कोई खाई है। आप देखते हैं जो टिहरी डैम बना है, टिहरी डैम के बीच में भ्रंश के बीच में है, ठीक है, इस जोन में है। तो भाई सबसे ज्यादा हलचल कहाँ होगी, बीच खाई में ही तो होगी। अगर आपने मान के चलो भ्रंश के ऊपर कुछ बना दिया, ऊपर तो आपको समतल दिखाई दे रहा है, अंदर से वो खाई जैसी है, पूरी गैप है, और वहां पे जब हलचल होगी सबसे ज्यादा असर वहीं पे पड़ेगा, उस खाई में ही, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा जैसे दीवार में बीच में जो दरार है, उस दरार के बीच में ज्यादा फर्क पड़ेगा, आपस में जब दीवारें हिलेंगी उसके ऊपर, दरार के ऊपर कोई चीज होगी वो ज्यादा टूटेगी, ऐसे अंदर तक भ्रंश है, ठीक है। ऊपर से तो कुछ दिखाई नहीं देगा, ये भ्रंश याद कर लेना, इसको बार बार पढ़ना। मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन आता ही आता है, आपको मैं दिखा दूंगा 10 से ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, लोक सेवा आयोग का सबसे ऐसा क्वेश्चन है कि पूछता ही पूछता है इस टॉपिक से, बाकी और भी पूछता है आपसे, ऐसा नहीं है, इस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन मतलब लगातार रिपीट हुए हैं इस टॉपिक से।
मैं दिखाऊंगा अभी आपको क्वेश्चन वगैरह कितने क्वेश्चन आए हैं इन चीजों से, ठीक है। आसानी से याद कर लेना, इससे आसान थ्योरी कुछ नहीं हो सकती कि आपने कैसे याद करना है इसको। अब आप पढ़ोगे, चाहे किताब पढ़ लो, अब आपको ट्रांस हिमालय पढ़ लो, महान हिमालय पढ़ लो, कोई भी हिमालय आप पढ़ लो, आप आसानी से समझ आएगा उत्तराखंड में क्या है। शुरुआत से देख लो, 2 मिनट और लगाऊंगा, उसके बाद चले जाना। आज तो आपने यही पढ़े थे, जिले पढ़े थे, उत्तराखंड का मैप बनाना सीखा, घर में जाके इसको सीख लेना। बार बार बोल रहा हूँ मैं वही चीज आपको सिखाऊंगा, फालतू की चीज कुछ भी नहीं बताऊंगा, जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम में आ सकती है। आप चाहे कोई एग्जाम दे देना, फिर उसके बाद चाहे आप लोक सेवा आयोग की, तो बहुत आसान है, आप प्री आराम से निकाल लोगे। मेंस के लिए इसी में से आपको बनाना पड़ेगा कि कैसे लिखना है, जिस तरह से क्वेश्चन बनेंगे उस तरह से क्वेश्चनों का टाइप बनाना पड़ेगा। और प्री एग्जाम में आपके 50 में से मान के चलो एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, एक भी नहीं, आपके छूटेंगे ही नहीं क्वेश्चन। और देखो 1/3 आता है, लोक सेवा आयोग ने हर जगह लिखा है 1/3 पूछा जाएगा। और यहाँ पे बहुत अच्छा चांस है, कई बच्चे पिछले बार अभी जो RO ARO का पेपर आया था, RO ARO में बहुत सारे बच्चे इसमें निकले, हमारे पढ़ाए हुए निकले हैं। अभी एक धर्मपुर यहाँ ब्रांच से भी एक बच्चा निकला था, और जगह से भी बहुत सारे निकलते हैं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे निकले हुए हैं। एक जैसे एक नाम था शिल्पा सवाल, उसका नॉर्मल उसमें हुआ था, जैसे LT में उसका सिलेक्शन हुआ, LT में होने के बाद फिर दोनों की ज्वाइनिंग एक ही दिन आई। RO ARO में बहुत ज्यादा टैलेंटेड नहीं थी, 1-1.5 साल में मेहनत की, आपकी तरह ही पढ़ा, सिलेबस को पूरा किया, उसके बाद RO में प्री निकाला। प्री में जैसे 50 नंबर का तो आपका रीजनिंग और मैथ से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं, और 100 नंबर के GS के क्वेश्चन रहते हैं। 100 में भी GS के जो क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों में 50 क्वेश्चन लगभग उत्तराखंड वगैरह के रहते हैं, बाकी GS के रहेंगे, कुछ करंट अफेयर्स के हैं। तो अगर 50 नंबरों में से RO की वैकेंसी आएगी, आगे आगे वैकेंसी के चांस है। अगर 50 क्वेश्चन में से जो रीजनिंग और मैथ है, इसमें से कई लोग तो जिसका ठीक है 49 या 50 भी ले आते हैं, पूरा बहुत आसान सी आती है यहाँ पे मैथ रीजनिंग। और बाकी आपको थोड़ा और खींचना है, मेरिट जाती है लगभग 100 से 110 के बीच में, तो आपने 150 में से 110 या 100 नंबर के आसपास लाने हैं। तो 105, कभी 102, कभी 98 ऐसे चले जाती है। प्री निकाला, मेंस के लिए इसमें जैसे लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग और एक पेपर होता है MCQ टाइप का ही, बस यही करने हैं। बाकी कुछ शब्दावलियां आती हैं इंग्लिश में, इंग्लिश वालों को हिंदी में बनाना, हिंदी वालों को इंग्लिश में बनाना। ऑफिशियल कुछ शब्दावलियां होती हैं, उनको करना, आसानी से 2-4 महीने इनमें लगाओगे, आपका हो जाएगा, अच्छी खासी जॉब करोगे। देहरादून से अलावा कहीं ट्रांसफर ही नहीं है। अब वो लड़की LT, उसको ऐसा लगा, पहले नॉर्मल से चीजों में भी जाना चाहती थी, बाद में ऐसा लगा कि LT में जाऊं या RO में जाऊं, RO में जाएगी, LT में क्यों जाएगी। तो कई बार ऐसा होता है, अभी तो बहुत सारे एग्जाम उसके क्वालिफाई हो गए। LT का वो तैयारी नहीं कर रही थी, LT में निकला, कैसे निकला, GS वाला पोर्शन सही था, जो LT में ही लगे थे उनका नहीं निकला। उसका इसलिए निकला कि कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ कहीं ना कहीं फायदेमंद रहता है, आप पढ़ो सही ढंग से उसको। उत्तराखंड भाई, आप उत्तराखंड के एग्जाम दोगे तो यहाँ तो आनी आनी है, अगर थोड़ा समझ लोगे फिर आपको लोड नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद चाहे आप वन लाइनर, तो बहुत आसान है, इसके बाद गलत तरीका मत अपनाना कि वन लाइनर में आप पहले चले जाओ। अब क्या है, आयोग थोड़ा सा घुमा देगा क्वेश्चन को, फिर वन लाइनर से आप घूम ही नहीं पाओगे। वन लाइनर फॉर्म में कभी मत जाओ कि शॉर्ट में वन लाइनर में। भाई वन लाइनर क्या है, आप पूछोगे ट्रांस हिमालय उत्तराखंड के कितने जिलों में फैला है, याद कर लिया 3 जिलों में, पता ही नहीं है कहाँ ट्रांस हिमालय है, रट रहे हो उसको। फिर 2-4 दिन में नहीं पढ़ा तो भूल गए, 4 की जगह 2 हो गया। अब थोड़ा सा दिमाग में कई चीजें पढ़ी तो बाद में रिवीजन करोगे, नोट्स बनाओगे, अपने आप याद होगा। तो तरीके से पढ़ा करो, जहां पे जो समझने वाली चीजें हैं मैं समझाऊंगा। अब कहीं संभव नहीं है समझना, प्री एग्जाम में तो कुछ चीजें रटनी भी होती हैं, जैसे पर्वतों की ऊंचाई क्या समझाऊं भाई, ये 7,817 मीटर है, पहले 7,000 आएगा, फिर और ऊपर चढ़ोगे, फिर 7,800 आएगा, फिर उसके बाद 17 मीटर आएगा, यहाँ तक पहुंच जाओगे, सबसे हाईएस्ट टॉप में है नंदा देवी पर्वत। अब ऐसे थोड़ी समझाऊंगी कि कैसा है, कहाँ कैसा क्षेत्र है, कैसे ट्रैकिंग करेंगे। जो चीजें बताई जाती हैं आराम से बता रहा हूँ, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि समस्या है ही नहीं। मैंने तो, आप तो थोड़ा टैलेंटेड वैसे लोग हो,
मैंने तो ऐसे ऐसे पढ़ा रखे हैं जो बिल्कुल घटिया क्वालिटी के हैं, जिनको कुछ भी नहीं आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है बिल्कुल। बार बार पढ़ाने के बाद भी महान हिमालय 10 बार बोल दिया और उसके बाद बोला कि महान हिमालय कहाँ है, धरती के अंदर देख रहे हैं क्लास में समझ ही नहीं आ रहा है, ध्यान कहीं और। जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं आपकी, आपका ध्यान इस ओर कैसे होना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हैं उस ओर ध्यान होना चाहिए, आपका ध्यान कहीं और है, ऐसे ऐसे देख रहे हैं, मतलब देख तो यहाँ रहे हैं, आपके मन में चल रहा है इसके बाद कहाँ जाऊंगा, खाना बनाऊंगा, क्या करूंगा, कितनी देर पढ़ूंगा, किसी के मैसेज आ गए होंगे, उसका रिप्लाई नहीं किया, कल झगड़ा हो गया उसका क्या होगा, सारी चीजें वो टेंशन पड़ रही होगी, कहीं छोड़ के तो नहीं जाएगी, उसके पीछे बात चल रही होगी। अरे कुछ नहीं, जैसे लड़कों के लिए विशेष मैं बता रहा हूँ, लड़कों के लिए सरकारी नौकरी बहुत महत्वपूर्ण है, सरकारी नौकरी के सामने सारे चीजें फेल है, आप कितने सुंदर हैं, कैसे हैं, घर से क्या है, कोई मायने नहीं रखता लड़कियों के सामने। और लड़कियां आपको उसी दिन इनकार कर देंगी जिस दिन आप सरकारी नौकरी नहीं लगेंगे, और सरकारी नौकरी लग गए चाहे घर कैसा ही हो, पूछते भी नहीं लोग कि तुम्हारा घर कहाँ है, कैसे है, माता पिता कौन है, कुछ नहीं। आप सरकारी नौकरी हो, घर वालों को अगर बोल दोगे हाँ लड़का सरकारी नौकरी वाला है, ओके कर दो, बस फाइनल हो जाएगा। फाइनल कैसा दिखने में है, क्या है, कुछ नहीं, भाई सरकारी नौकरी अपने आप ही उसको स्मार्ट बना देती है, अच्छा बना देती है लड़के को। नौकरी नौकरी लगने के बाद सारा चेंज हो जाता है, आप देखते हो ना लोग व्यवहार में चीजों को देखो। और अगर नौकरी नहीं है, कितना ही सुंदर हो ना लड़का, बोलेंगे ये तो बेकार है, कुछ भी नहीं है इसके पास, तो कौन कैसे पालेगा ये हमें। भाई जरूरी भी है, नौकरी तो होनी जरूरी है। तो सरकारी नौकरी का बहुत ज्यादा ही चलन है, चाहे आप कैसी नौकरी में हो, सरकारी लग गए तो लग गए। एक बात कहने तक दे रहे हैं घर वालों को कि सरकारी नौकरी वाला है, बस फाइनल। बाकी अगर दो भाई भी है ना, छोटा भाई मान के चलो सरकारी नौकरी वाला है, अगर रिश्ते बड़े भाई के लिए आएंगे तो सबसे पहले छोटे लोग बोल देंगे कि छोटे वाले से करवा दो, तब आपको ऐसा फील होगा कि मैं तो किसी काम का ही नहीं हूँ। आप अच्छे खासे हो, सब टैलेंटेड हो, सब कुछ हो, अगर आपका छोटा भाई नौकरी वाला है, रिश्ता कहीं तय कर रहे हैं, तो रिश्ते वाले सबसे पहले बोलेंगे छोटे वाले से कनेक्शन करवा दो, उसके साथ करवा दो जोड़ी। और आपको फिर ऐसा फील होगा मेरे तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है, इसलिए मतलब प्राथमिकता दो। अभी आपकी उम्र ऐसे है ना, अगर इस उम्र में 2-4 सालों में आपकी जॉब लग गई, बहुत अच्छा जीवन यापन कर सकते हो। जैसे जॉब तो लगती है अब 30, 35, 40, ऐसे 40 के आसपास लग रही है, फिर तो ये दिन कम हो जाते हैं और आदमी गिनता रहता है कि अब थोड़ा दिन और बचते तो अच्छी खासी जिंदगी जीता, क्या जिएगा उसके बाद। उसके बाद तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। अभी आपकी जैसे 20, 21, 22 साल में, 25 साल से नीचे अगर जॉब लग जाती है, अच्छा खासा आप 30 साल तक आपको कोई लोड नहीं है, आराम से शादी करो, एंजॉय करो, खूब मस्ती करो, जॉब लगी है घूमने जाओ, सब कुछ आनंद लो जीवन का। तो 6-7 साल, 10-12 साल आप आराम से जीवन को सही ढंग से एंजॉय कर सकते हैं। फिर तो जिम्मेदारी आएंगे, बच्चा रोएगा ये लाओ पापा वो लाओ, बस वहां से जिम्मेदारी, बच्चों को संभालने में जीवन ऐसे ही निकल जाता है, फिर तो समस्याएं बहुत हैं। ठीक है, तो अभी पढ़ो, जॉब देखो 100% लगती है, सबकी नहीं लगती, ये भी ध्यान रखना, सबकी नहीं लगती, जो पढ़ता है उसकी जरूर लगती है। मैंने तो कई सारे, हर डिपार्टमेंट में आपको दिख जाएंगे, बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रखा है, तो दिक्कत है ही नहीं, जॉब लगती है। बस आप माइंड में रखो जॉब लेनी है तो लेनी है, आपका दिमाग ऐसा है ना बिल्कुल क्लियर है, आप शुरुआत से इंटर पास करके या जो भी करके अच्छे खासे जगह पर आ गए, और इसको छोड़ो मत, सही ढंग से गाइडेंस है आपको, सारी चीजें मिल रही हैं, पढ़ो और आराम से जॉब लो, पढ़ा हुआ कहीं बेकार नहीं जाता। सबसे पहले तो आपने ये सोचा हुआ है भाई बनना है तो आईएएस ही, फिर बहुत चांस है, अगर आपने इतना टॉप का सोचा है पहले तो यही बन जाओगे आप, अगर ये ना बन पाए फिर बहुत चांस है आपके जीवन में। ठीक है, सबसे पहले चपड़ासी सोच लिया, भाई चपरासी सोचा तो आपने, फिर उसके बाद तो आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे। ठीक है, अच्छा सोचा है, अच्छा विचार भी होगा, इस तरफ जाएंगे भी आप, अगर मंजिल तक यहाँ तक ना पहुंचे तो इसके आसपास तो पहुंचेंगे। पीसीएस तो फिर आपके लिए आसान लगेगा, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। आप हमेशा ये ध्यान रखना, जैसे आप आईएएस बोल रहे हैं और ग्रुप सी में यहाँ ज्यादा मारामारी है, इन एग्जामों में कहीं ना कहीं आदमी निकल ही जाता है, और यहाँ पे भीड़ कम है और अच्छे खासे लोग इसकी तैयारी करते हैं, हर किसी को नहीं पता। ग्रुप सी में मारामारी है, जो भी इंटर पास करके आ रहा है, ग्रेजुएशन है, ग्रुप सी में घुस रहा है, और वहां बिल्कुल मारामारी है, कंपटीशन वहां भी कम नहीं है। और यहाँ है एक दायरे का है, प्री निकाला, मेंस के लिए कम बच्चे हो जाएंगे अपने आप,
मेंस के लिए बहुत कम बच्चे, और उनके बीच में ही आपका कंपटीशन है, कम बच्चों के बीच में। जैसे यहाँ देखोगे 1.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा होगा, और पीसीएस के एग्जाम में प्री का तो भरा होगा बहुतों ने, प्री निकलेगा उसमें से, मेंस के लिए बहुत कम बच्चे हो जाएंगे। उसमें से ग्रुप सी वाले बच्चे होते हैं आधे, वो तो कुछ लिख ही नहीं पाते, तुम तो शुरुआत से लिखना सीख रहे हो, तो उनमें अपने आप तुम अलग हो जाओगे, तो अच्छी खासी जॉब आपकी लग सकती है। अच्छी तैयारी कर रहे हो, मैं तो यही सुझाव देता हूँ, सबसे पहले ऐसे एग्जाम की करो ना, पीसीएस की करो, आईएएस की करो, इसकी तैयारी करो। क्यों ग्रुप सी में पहले ही घुस रहे हो, वन लाइनर पढ़ लिया, बाद में कहीं काम के नहीं रहे, तो बहुत अच्छा खासा पढ़ रहे हो, बस अपने नॉलेज बढ़ाओ। कुछ नहीं है उत्तराखंड, बहुत ज्यादा कठिन मत मानना इसको। कई लॉजिकल चीजें थोड़ी है कि मैथ पढ़ना है, वहां से ये घुमाना है, रॉकेट साइंस तुमने चलाना है, कुछ नहीं। अरे दर्रे बुग्याल मंदिर कहाँ है ये तो याद करना है, कल्चर कैसा है उत्तराखंड का यही याद करना है। तो अपने दिमाग को बढ़ाओ ना, बोझ मत डालो। कई बच्चे इसमें से बोझ डाल रहे होंगे कि उत्तराखंड ऐसा क्या पढ़ा रहे हैं, यहाँ से क्या हो रहा है, ऐसा ऐसा ऐसी चीजें क्या है, ये भी याद करना पड़ रहा है, ये पौड़ी क्या है, कुछ नहीं है, जिले का नाम है बस, सिंपल मंदिरों के नाम, जिलों के नाम, बढ़ते जाएगी नॉलेज, धीरे धीरे पढ़ोगे ना, कठिन कुछ नहीं है। हाँ, ये ध्यान रखना, जो चीज तुम्हें कठिन लगती है ना उसमें ज्यादा मेहनत करो, अपने आप सरल हो जाएगी। कई सब्जेक्ट होंगे ना आपके, जैसे आपको मैथ कठिन लगती है, भागोगे, वो तुम्हारा पीछा करेगा, दबा देगा तुम्हें। उसका सरल बनाने का तरीका क्या है, उसको बार बार पढ़ो, अपने आप सरल हो जाएगा। कल से आपने, अभी तो शुरुआत ही है, शुरुआत से क्या करना है, यहाँ पढ़ लिया, उसके बाद घर में जाके कुछ चीजें वहां पढ़ लेना, और समझ आएंगी। अगर आपको एक किताब जैसे लेनी हो तो आप अभी तो नॉर्मल सी एक परीक्षा वाणी ले लेना, परीक्षा वाणी उत्तराखंड की, ये बुक बस। अगर जो टॉपिक पढ़ते हो घर में जाके इसका रिवीजन करने के लिए इसको देख लेना थोड़ा, और कहीं नहीं जाते क्वेश्चन। अभी बस इतना ही, हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह सब किताब हमारे पास तो कई किताबें हैं उत्तराखंड की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। नोट्स में भी कई किताबों का कलेक्शन मिलेगा आपको। आज की इसमें समझ आया कई चीजें। अब मैं कल कुछ क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आपको, इससे क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, और कल मैं लिखा भी दूंगा इसको, फिर आगे अगले टॉपिक में बढ़ जाएंगे। ठीक है, आज इतना ही पढ़ो फिर।